सर उसमें हमने वो स्टील एस्टिमेशन और कॉलम्स बीम स्लैब्स के बारे में पढ़ा। जी 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 बिल्कुल। लास्ट क्लास उसमें में वो हमने टाइल्स पढ़ा और था। स्टेयर्स की। जी जी। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हम स्ट्रक्चर के जो मेंबर्स है, डिफरेंट बीम कॉलम फुटिंग स्लैब जो भी है, उसमें स्टील की क्वांटिटी को हम किस तरह से एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है ना। और आज के लेक्चर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो भी उसी से रिलेटेड है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक टॉपिक है जिसको बार बेंडिंग स्केड्यूल कहा जाता है। तो आज के प्रेजेंटेशन में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ बार बेंडिंग स्केड्यूल। हम बार बेंडिंग स्केड्यूल के बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि बार बेंडिंग स्केड्यूल है क्या। बार बेंडिंग स्केड्यूल में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होती है, बार बेंडिंग स्केड्यूल में कौन कौन सी चीज़ों पर बार बेंडिंग स्केड्यूल जो है ये मुश्तमिल होती है, और बार बेंडिंग स्केड्यूल को प्रिपेयर करने के फ़ायदा क्या है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ बीबीएस। बार बेंडिंग स्केड्यूल इज इन शॉर्ट इज नोन एज बीपीएस, ठीक है ना। इन शॉर्ट इसको बीबीएस कहा जाता है। तो फिर बीबीएस को प्रिपेयर करने के फ़वाइद क्या है, एक बीबीएस को हम किस तरह से तैयार कर सकते हैं, एक बार बेंडिंग स्केड्यूल को हम किस तरह से तैयार कर सकते हैं, और फिर लास्ट में है कि कैलकुलेटिंग वेट ऑफ रिइंफोर्समेंट बार के रिइंफोर्समेंट बार्स के वेट को जो है हम पर फुट यानी किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर एट द एंड ऑफ लेक्चर हम एक्सेल में इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे कि एक्सेल शीट में हम किसी स्ट्रक्चर मेंबर के लिए बार बेंडिंग स्केड्यूल को किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज बार बेंडिंग स्केड्यूल। बार बेंडिंग स्केड्यूल यूजुअली रिफर्ड एज बीबीएस। इट इज़ अ लिस्ट, ए कम्प्रहेंसिव लिस्ट, जिसमें आपके पास ढेर सारी डिटेल्स होते हैं। कौन कौन से डिटेल्स जो हमारे पास, जिसमें विच डिस्क्राइब द लोकेशन, यानी हमारे पास उसमें कौन कौन से डिटेल्स होती है। एक लिस्ट जिसमें हमारे पास किस किस चीज़ की डिटेल हो। नंबर वन, एक बार की लोकेशन की, कि हमारे पास उस बार की लोकेशन क्या है। यानी फ़र्ज़ करें अगर मैं आप लोगों के सामने एक बीम बनाऊँ, दिस इज़ फॉर एग्जांपल द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ बीम, एंड फॉर एग्जांपल दिस इज़ द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस बीम, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन में हमें नजर आएंगे इसके एक लॉन्गिट्यूडनल बार, ये दूसरा लॉन्गिट्यूडनल बार, ये लॉन्गिट्यूडनल बार, इस तरह ये लॉन्गिट्यूडनल बार, और इसके इर्द गिर्द जो स्ट्रिप होगा वो हमें नजर आएगा, और पर इसमें जो 135 डिग्री के होंगे वो हमें नजर आएंगे। इस तरह लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में हमें ये सिर्फ ये रिइंफोर्समेंट बार नजर आएंगे, ठीक है। और इसके ऊपर जो स्ट्रिप्स लगे होंगे, तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में यानी साइड व्यू में उस स्ट्रिप्स का हमें सिर्फ एक साइड नजर आएगा, ठीक है। दिस इज लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ बीम, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन या लॉन्ग सेक्शन भी जिसको आप कह सकते हैं। और दिस वन इज क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बीम। तो बार बेंडिंग स्केड्यूल हमारे पास एक ऐसा लिस्ट है जिसमें हमारे पास कौन कौन से डिटेल्स होंगे। एक तो लोकेशन के, बार की लोकेशन कौन सी है। फर्ज करें अगर हम इस बार की बात करें तो दिस लोकेशन ऑफ दिस बार, एंड लेट मी नेम दिस बीम एज B1। अगर इस बीम को मैं B1 नाम दे दूं तो B1 बीम के टॉप रीइंफोर्समेंट जो है ये हमारे पास हो गया टॉप रीइंफोर्समेंट। तो लोकेशन हमारे पास हो गया इस बार्स का कि दीज आर टॉप रीइंफोर्समेंट एंड बीम B1, ठीक है ना। फिर मार्क का क्या मतलब है। मार्क का मतलब ये है, मार्क या जिसको डिजिग्नेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। मार्क या डिजिग्नेशन। मार्क का ये मतलब है कि आपके पास अब इस बीम में जो है ऊपर भी बार्स लगे हुए हैं, नीचे भी बार्स लगे हुए हैं, ठीक है ना। अब इस बार का जो शेप होगा वो इस बार से डिफरेंट हो सकता है, ठीक है ना। अगर इन दोनों बार्स का भी डिफरेंट होगा तो हम अलग अलग नाम देंगे, लेकिन अगर इन दोनों बार्स लॉन्गिट्यूडनल बार्स का, यानी इन दोनों बार्स का नाम लेंथ बेंड शेप वगैरह सेम हो, तो हम इसको नाम दे देते हैं। फर्ज करें हमने नाम दिया TB B1। TB B1 मैंने इसलिए नाम दिया कि टॉप बार इन B1 बीम। B1 बीम हमने बीम को नाम दिया हुआ है, और ये TB B1 जो है मैंने इस बार्स को नाम दिया। इस तरह ये जो बॉटम के बार्स है, अगर इसको मैं नाम दे दूँ बॉटम बार्स B1, अपने जाने के लिए मैंने एक लंबा चौड़ा नाम दिया ताकि मुझे अंदाजा हो कि बॉटम बार B1 बीम का, ठीक है। दिस इज वन। तो दिस इज मार्क, कि आपके पास इसमें आपके पास बार का मार्क होगा कि जिस बार को आपने एक स्पेसिफिक नाम दिया होगा, ठीक है ना।
फिर इसके बाद है टाइप, यानी कौन से टाइप के आपके पास जो है ये बार होगा, यानी ये बार जो है कौन से किस्म का होगा, ये 40 के ईसाई बार है या 60 के ईसाई बार है, ठीक है, माइल स्टील 40 के ईसाई की बार है या 60 के ईसाई की बार है। फिर इसके बाद आपके पास आ जाती है साइज, कि आपके पास बार की साइज कितनी है। साइज मतलब कि आपके पास ये बार जो है ये नंबर 3 बार है, नंबर 4 बार है, नंबर 5 बार है, ठीक है। तो यहाँ पे बार की साइज हो गई। फिर उसके बाद हो गया लेंथ की, एक बार की जो लेंथ है ये आपके पास कितनी है, यानी फर्ज करें अगर लेंथ की बात की जाए तो इस केस में हमारे पास स्टॉप बार इसकी लेंथ कितनी होगी, तो इस लेंथ को हम कैलकुलेट करेंगे। अगर इसमें इनके ऊपर 90 डिग्री के हुक्स भी है तो टोटल लेंथ को हम फाइंड कर लेंगे, दिस विल बी द लेंथ ऑफ द बार। फिर उसके बाद है नंबर, यानी हमारे पास इस तरह के बार्स कितने हैं, तो बार्स के तादाद को, तो हमारे पास इस केस में ये जो है हमारे पास 2 है, तो हमारे पास ये नंबर हो जाएगा 2 तादाद। और फिर इसके बाद है बिंडिंग डिटेल्स ऑफ ईच बार। बिंडिंग डिटेल्स ऑफ ईच बार का क्या मतलब है कि आपके पास अब ये जो बार है इसमें ये देखे ना, इसका शेप जो है ये इस तरह बन रहा है, तो इसमें हम इसके शेप को भी प्लॉट कर देते हैं इस लिस्ट में बीबीएस में, कि हमारे पास जो बेंड शेप होगा इस बार का वो इस तरह होगा, ठीक है। तो basically bar bending schedule is a comprehensive list in which includes the location, mark, type, length, number and bending details of each bar in a reinforcement drawing of a structure, ठीक है। तो बीबीएस हमारे पास एक ऐसा लिस्ट है जिसमें हमारे पास ये सारे डिटेल जो होंगे किसी, ताकि हमारे पास यानी फर्ज करें ये जिस तरह मैंने आपको बीम का एग्जांपल दिया, तब इस बीम में जो लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट लगे हुए हैं, टॉप बार, बॉटम बार, इस तरह ये स्ट्रिप्स लगे हुए हैं, अगर स्ट्रिप्स को मैं नाम दे दूं स्ट्रिप्स B1, सिर्फ B1 नाम इसलिए दिया हुआ कि आपकी मर्जी है, आप जो भी नाम देना चाहते हैं। अगर ड्राइंग्स में ऑलरेडी आपके पास नाम इसको दिए गए हैं तो ठीक है, नहीं दिए गए तो आप नाम दे दें। इस B1 मैंने नाम दिया कि स्टेप्स इन बीम B1। तो अब इसकी बेंडिंग डिटेल्स आपके पास क्या होंगे, तो ऑल दीज डिटेल्स इंक्लूडिंग फ्रॉम द टाइप, साइज एंड लेंथ टू द बेंडिंग शेप, ऑल दीज डिटेल्स आर मेंशन्ड इन अ लिस्ट व्हिच इज नोन एज बार बेंडिंग स्केड्यूल, ठीक है। और इस द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग इज कॉल्ड स्केड्यूलिंग, कि आप जिसकी एक लिस्ट बना रहे हैं 1 बाई 1, इस प्रोसेस को कहा जाता है स्केड्यूलिंग। इसको कहा, इसलिए इसको नाम दिया गया बार बेंडिंग स्केड्यूल। बार बेंडिंग शेड्यूल भी कह सकते हैं, बार बेंडिंग स्केड्यूल भी कह सकते हैं, आप लोगों की मर्जी, आप जो भी नाम कहें। तो बेसिकली व्हाट इज बार बेंडिंग स्केड्यूल? बार बेंडिंग स्केड्यूल है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड बेंडिंग reinforcement bars into shapes suggested by a structural engineer, ठीक है ना। अब एक स्ट्रक्चर इंजीनियर है, फर्ज करें आप एक इंजीनियर है और आपने जो है एक बिल्डिंग डिजाइन किया और आपने कहा कि बीम B1 की reinforcement जो है ये इस तरह होनी चाहिए। अब स्ट्रक्चर इंजीनियर ने कहा है कि इस तरह के बीम reinforcement होंगे, तो अब ये जो बीम बीम reinforcement इसमें जो 90 डिग्री के हुक्स वगैरह दिखाए गए हैं, ठीक है, तब इस बार के बेंडिंग डिटेल वगैरह जो है ये आपके पास इस तरह के होंगे। तब बार्स को, वो आपके पास बार्स तो यूजुअली आपके पास स्ट्रेट मिलेंगे ना, ठीक है। अब इस बार को कट करना और इसको इस शेप में लाना, इसको बेंड करना, ठीक है ना, ये किस कौन इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ये प्रोसेस आपके पास असल में है कि इस ये आपके पास है बार बेंडिंग शेड्यूल, कि असल में उस बार को कट करना, उसको उस शेप में लाना जो जिस किस्म का बार है जो स्ट्रक्चर इंजीनियर ने सजेस्ट किया है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज बार बेंडिंग शेड्यूल, ठीक है। इज इट क्लियर? यस इसको सर। बार बेंडिंग स्केड्यूल क्यों कहते हैं, सिर्फ स्केड्यूल नहीं कह सकते? बार सिर्फ स्केड्यूल इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इसमें स्पेसिफिकली हम जो है सिर्फ रीइंफोर्समेंट के बार्स के बारे में पढ़ते हैं, कि आपके पास जो रीइंफोर्समेंट के बार्स है उन बार्स की बेंड शेप आपके पास किस तरह से होगी, ठीक है ना। आपके पास जो रीइंफोर्समेंट होती है, आपके पास फर्ज करें आपके पास फुटिंग है, तो फुटिंग में आपके पास, या स्लैब है तो स्लैब में आपके पास इस तरह नीचे भी बार्स होंगे, ठीक है ना। हो सकता है उसमें आपके पास जो ऊपर बार्स हो पहले इस तरह आ रहे हो, फिर इस तरह हो, फिर इस तरह, ठीक है ना। तो अब इस इन बार एक एक बार का जो बेंड शेप है वो आपके पास डिफरेंट है, ठीक है ना। तो असल में बार बेंडिंग स्केड्यूल में हर एक रीइंफोर्समेंट बार का जो है आप उसके बेंड शेप को ड्रा करते हैं, उसके डिटेल्स के बारे में लिखते हैं कि आपके पास इसके डिटेल्स क्या है और उसका बेंड शेप क्या है, और फिर उसको एक प्रॉपर लिस्ट में आप उसको स्केड्यूल करते हैं, इसलिए इसको बार बेंडिंग स्केड्यूल कहा जाता है, ठीक है। ओके। व्हाट डज बीबीएस कंसिस्ट्स ऑफ, यानी बीबीएस में आपके पास कौन कौन सी चीजें होंगी, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया इन डिटेल प्रीवियस स्लाइड पे, कि बीबीएस में हमारे पास कौन कौन सी चीजें होंगी। एक तो मेंबर आइडेंटिफिकेशन, कि आपके पास मेंबर कौन सा है, फर्ज करें मेंबर, अब हम फर्ज करें फुटिंग से स्टार्ट कर ले, कि मेरे पास पहले होगी फुटिंग, फिर उसके बाद मेरे पास हो गया कॉलम, ठीक है, फिर बीम, फिर स्लैब, ठीक है।
फिर स्लैब इस तरह। फिर उसके बाद बार मार्क, यानी बार मार्क या इसको बार डिजिग्नेशन भी कहा जाता है। तो बार मार्क जो है, क्या आपके पास जो बार है उसको आपने क्या नाम दिया हुआ है, क्या डिजिग्नेशन दी हुई है, ठीक है ना, ताकि उसको हम फिर पहचान सके, डिफ्रेंशिएट कर सके, ठीक है। क्योंकि आपके पास एक कॉलम में दो किस्म के बार्स अगर होंगे तो आपने एक को एक नाम देना है, दूसरे को दूसरा नाम देना है, ताकि उसमें हम डिफ्रेंशिएट कर सके। तो दिस इज बार मार्क। फिर उसके बाद है शेप ऑफ बेंडिंग, के आपके पास एक बार का जो बेंड शेप होगा वो आपके पास किस तरह होगा। जरा प्रीवियस स्लाइड पे हमने डिस्कस किया कि हमारे पास इस बार का जो बेंड शेप है वो इस तरह बन रहा है, जबकि जो नीचे वाला बार है इसका जो बेंड शेप है वो हमारे पास इस तरह बनेगा, ठीक है। ये 90 डिग्री के हुक्स जो है ये अपवर्ड बन रहे हैं, ठीक है। तो दीज आर द बेंडिंग डिटेल्स। फिर उसके बाद है डायमीटर ऑफ बार, के आपके पास डायमीटर ऑफ बार भी मेंशन होना चाहिए कि कौन से डायमीटर का बार है, या डायमीटर ऑफ बार लिख के या नंबर ऑफ बार हम लिखेंगे कि हमारे पास ये नंबर ऑफ बार कौन सा है, नंबर 3 यूज हुआ है या नंबर 3 से लेके नंबर 11 तक जो भी बार है आपके पास। यूजुअली मार्केट में तो नंबर 3 से लेकर नंबर 8 तक इजीली अवेलेबल होते हैं। नंबर 9, नंबर 10, नंबर 11 जो है ये इजीली अवेलेबल नहीं होते, बाई ऑर्डर जो है आप तैयार करा सकते हैं, ठीक है। तो नंबर 3 से लेकर नंबर 11 तक जो भी आपके पास होगा तो हम लिख देंगे कि हमारे पास या बार नंबर ये है या हमारे पास डायमीटर ऑफ बार ये है। फिर उसके बाद हो गई लेंथ ऑफ ईच बार। अब एक बार की लेंथ कितनी है, कि आपके पास जिस बार की आप बात करें उस बार की लेंथ कितनी है। फर्ज करें मैं इस बार की बात कर रहा हूँ तो इस बार की जो लेंथ है वो हमारे पास कितनी है, तो ये लेंथ जो है ये हमारे पास होना चाहिए बीपीएस में। फिर उसके बाद टोटल नंबर ऑफ बार्स। तो टोटल नंबर ऑफ बार्स का क्या मतलब है कि आप जिस तरह मैंने इस बीम में डिस्कस किया, तो इस बीम में टॉप बार्स जो थे इस तरह के हमारे पास दो थे, तो हमारे पास इस केस में जो तादाद बन रही थी वो बन रही थी 2। टोटल लेंथ हमारे पास क्या होगा, टोटल लेंथ हमारे पास एक बार क्या लेंथ हमारे पास मौजूद है, टोटल नंबर ऑफ बार्स भी मौजूद है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, लेंथ ऑफ वन बार मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ बार्स, नंबर ऑफ बार्स, दिस विल बी द टोटल लेंथ ऑफ बार्स, हमारे पास टोटल लेंथ आ जाएगा। और उसके बाद फिर है वेट, के वेट को हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। लास्ट स्लाइड ऑफ दिस लेक्चर ये हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट स्लाइड के ऊपर के हम वेट को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं एक बार का, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ बीबीएस, बीबीएस को प्रिपेयर करने के फायदे क्या है, ठीक है ना। तो इफ अवेलेबल द कटिंग एंड बेंडिंग कैन बी डन एल्सवेयर, अगर हमारे पास बीबीएस जो है यानी बार बेंडिंग स्केड्यूल जो है ये हमारे पास मौजूद हो। बार बेंडिंग स्केड्यूल के बारे में ये बात आप याद रखें कि बार बेंडिंग स्केड्यूल जो है दिस इज ए सेपरेट डॉक्यूमेंट, ये एक सेपरेट डॉक्यूमेंट होता है स्ट्रक्चर के डिटेलिंग्स के अलावा। दिस इज अ सेपरेट डॉक्यूमेंट, ठीक है, एक सेपरेट डॉक्यूमेंट है और इसको बनाया जाता है हर एक कंपोनेंट के लिए अलग-अलग, ठीक है ना। यानी आपके पास जो फुटिंग है तो फुटिंग के लिए अलग एक बीबीएस बनाई जाती है, उसके बाद आपके पास कॉलम्स है तो कॉलम्स के लिए अलग बनाई जाती है, उसके बाद का बीम्स है तो बीम्स के लिए अलग बनाई जाती है, उसके बाद स्लैब है तो आपके पास स्लैब के बाद स्लैब के लिए अलग बनाई जाती है, ठीक है। तो बार बेंडिंग स्केड्यूल जो है ये एक सेपरेट डॉक्यूमेंट है जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स के अलावा तैयार किया जाता है। और क्यों तैयार किया जाता है, इसलिए तैयार किया जाता है क्योंकि अगर आपके पास बार बेंडिंग स्केड्यूल मौजूद है तो उसमें हर एक बार की आपके पास डिटेल्स मौजूद होती है कि आपके पास बार की बेंड शेप कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी टाइप कौन सी है, उसकी डायमीटर कितनी है। तो आसानी क्या हो पैदा होती है, तो आसानी हमारे पास ये बन जाती है कि जिस साइड पे हमने कंस्ट्रक्शन करना है तो साइड पे तो हम बार्स को फर्ज करें इस साइड के ऊपर हमने कंस्ट्रक्शन करना है और यहाँ पे हमारे पास कोई फैक्ट्री है, तब साइड के ऊपर जो है बार्स को बेंड करना और ये कट करना ये इंतहाई कठिन काम है, मुश्किल काम है, आपके पास उतनी इक्विपमेंट्स भी नहीं होगी, मशीनरी भी नहीं है, ठीक है ना। और दूसरा ही कि फैक्ट्री वालों को आप समझाएंगे किस तरह से भाई कि हम अब किस तरह से उनको ऑर्डर देंगे कि भाई हमें इतने स्ट्रिप्स चाहिए जिसकी साइज लेंथ शेप इतनी हो, हमें इतने बार चाहिए जिसकी शेप इस तरह की हो, हमें इतने बार चाहिए जिसकी शेप जो है ये इस तरह की हो, ठीक है ना, हमें इतनी बार चाहिए जो स्ट्रेट हो। तो अगर हमारे पास बार बेंडिंग स्केड्यूल मौजूद है तो कंस्ट्रक्शन साइट के बजाय हम किसी फैक्ट्री वालों को ऑर्डर दे सकते हैं कि हमें भाई स्ट्रिप्स जो है ये इस तरह के स्ट्रिप चाहिए जिसमें 135 डिग्री की हुक हो, जिसकी बार डायमीटर ये हो और लेंथ ये हो, हमें इतनी तादाद में चाहिए, फर्ज करें 750 तादाद में हमें चाहिए, तो आसानी बन जाती है, ठीक है। दूसरा ये बार बेंडिंग स्केड्यूल का दूसरा क्या फायदा हुआ, दूसरा हमारे पास ये है कि इट इम्प्रूव्स क्वालिटी कंट्रोल एज reinforcement इज प्रोवाइडेड एज पर बीबीएस। दूसरा हमारे पास इसका फायदा यह है कि आपके पास जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, अब कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले जो है हमने क्या करना है, एक्सकेवेशन करने के बाद हमने सबसे पहले फुटिंग की तरफ जाना है। अब सबसे पहले जब हम फुटिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे तो फुटिंग में जो रीइंफोर्समेंट होगा, हमें फुटिंग की रीइंफोर्समेंट पहले चाहिए साइड के ऊपर,
ऐसा तो नहीं है कि हम फुटिंग अभी तक हमने कंस्ट्रक्ट नहीं की, हम स्लैब की तरफ चले जाए, ठीक है ना। अगर हम दूसरा ये कि अगर आपके पास फर्ज करे एक 20 स्टोरी प्लाजा बन रही है या 10 स्टोरी प्लाजा बन रही है, अब आपने जो री है कि फुटिंग, स्लैब, कॉलम्स भी, वो सब री जो है वन एट अ टाइम आपने टोटल री जो है एट अ टाइम ऑर्डर कर दिया। अब आपके पास साइट के ऊपर जो है ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि उसको आप प्रॉपरली स्टोर कर सके। दूसरा ये कि फुटिंग को के बाद जब कॉलम्स का नंबर आएगा, बीम्स का नंबर आएगा, स्लैब का नंबर आएगा, तो उसमें महीनों लग जाने हैं। तो आपके पास एक तो साइट के ऊपर ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि अगर आप उसको प्रॉपर्टी स्टोर कर सके। दूसरा है कि अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है भी कि उसको स्टोर कर ले, आपके पास प्लेस है, लेकिन यूजुअली ये है कि एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से कोरोजन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो बीबीएस का ये फायदा है कि ये हमें क्वालिटी कंट्रोल में हेल्प करती है कि पहले जो है हम फुटिंग का री जो है वो ऑर्डर कर देते हैं। तो फुटिंग ये कंप्लीट होने से पहले पहले हम टाइम पे जो है नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होगा, फर्ज करें हमारे पास जो नेक्स्ट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट दैट इज कॉलम, तो कॉलम के री डिटेल्स को हम बीबीएस के थ्रू बीबीएस को देके हम ऑर्डर कर देते हैं कि हमें ये बार्स चाहिए इतने डिटेल्स में, इतने नंबर्स में, ठीक है ना। फिर कॉलम्स के बाद उसके बाद आ जाएंगी हमारे पास बीम्स आ जाएंगे, ठीक है, ये बीम्स आ जाएंगे और फिर बीम के ऊपर जो है हमारे पास स्लैब आ जाएगा। तो फिर स्लैब के, तो दिस हेल्प्स अस इन क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है ना, टू इम्प्रूव क्वालिटी कंट्रोल। और फिर इसके बाद है इट प्रोवाइड्स बेटर एस्टिमेशन ऑफ स्टील रिक्वायरमेंट। बेटर एस्टिमेशन ऑफ स्टील रिक्वायरमेंट क्योंकि क्योंकि इसमें हर एक बार को अलग-अलग डील किया जाता है और आपके पास सिमिलर बार उसके साथ सिर्फ नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो एक बेटर एस्टिमेशन है कि हमारे पास स्टील की जो रिक्वायरमेंट है उसकी एक प्रॉपर डिटेल हमें मिल जाती है वन बाई वन कि हमारे पास जो टोटल स्टील है वो कितना लगने वाला है, ठीक है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जी जी। अच्छा, तो लास्ट लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो तो हमने जो स्टील एस्टिमेशन पढ़ी थी ना, डेट इज अ रफ वन, कि आपके पास अगर आपके पास जो टोटल स्टील था कि वो आपके पास इतना स्टील लगने वाला है, तो उसमें आपके पास ये बार बेंडिंग डिटेल ये सारे कुछ नहीं प्रॉपरली नहीं थे। अब आज के लेक्चर में आप ये देखेंगे कि बार बेंडिंग स्केड्यूल में प्रॉपरली आपके पास ये सारी चीजें किस तरह से मेंशन होगी। वी विल डिस्कस दैट वन बाय वन इन एक्सेल शीट, ठीक है ना। तो बार बेंडिंग स्केड्यूल को हम तैयार किस तरह करेंगे? बार बेंडिंग स्केड्यूल को तैयार इस तरह करेंगे कि पहले आइडेंटिफिकेशन आप मेंबर्स करेंगे कि आपके पास जो मेंबर है जिसमें जो स्टील बार है, जिस तरह पहले स्टेप पे मैंने आपको एक बीम का एग्जांपल दिया। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेंबर्स के बाद आपके पास जो स्टील बार्स है उसको आइडेंटिफाई करें। ईच टाइप ऑफ बार इज यूजुअली हैज अ बार मार्क पर डेजिग्नेशन। ईच बार को जो है, ईच टाइप ऑफ बार जो आपके पास डिफरेंट किस्म के बार है, तो हर एक किस्म के बार को यूजुअली एक अलग नाम दिया जाता है, ठीक है, ताकि उसमें हम फिर डिफरेंशिएट कर सकें। फिर काउंटिंग ईच टाइप ऑफ बार, आपने तादाद भी गिननी है कि आपके पास कितनी तादाद है उसकी। तो अगर एक सिंपल और स्मॉल स्ट्रक्चर है तो आसानी से तो आप खुद भी गिन सकते हैं कि आपके पास इतने नंबर होने वाले। लेकिन अगर बड़ा स्ट्रक्चर है तो आप गिन नहीं सकते, तो हम कैलकुलेट करेंगे। टू कैलकुलेट हम क्या करेंगे, फॉर अ बिग स्लैब स्ट्रक्चर टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ बार्स we have to calculate the number of bars. How can we calculate that? The number of bars can be calculated by using the formula length divided by the center to center spacing of the bars plus 1, ठीक है। इस फार्मूला के थ्रू जो है हम फिर कैलकुलेट भी कर सकते हैं नंबर ऑफ बार्स को। फिर उसके बाद है कैलकुलेटिंग लेंथ ऑफ ईच टी बार। तो एक बार के लेंथ को जो है हमने फाइंड आउट करना है कि एक बार का जो लेंथ है हमारे पास कितना होगा। तो एक बार के लेंथ को हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, लास्ट क्लास में हमने डिटेल पढ़ा था कि आपके पास ये अगर टोटल स्ट्रक्चर मेंबर है और इसकी वेट जो है ये परस करें 80 फीट है, तो 80 माइनस 2 टाइम्स जो था ये क्लियर कवर हो जाता, प्लस इसके साथ 2 टाइम्स जो है ये 135 डिग्री के जो हुक्स है उसके लेंथ ऐड हो जाते, और फिर इसके साथ जो लैपिंग लेंथ थी वो भी हम ऐड कर देते, तो हमारे पास ये टोटल लेंथ ऑफ दिस बार आ जाता, ठीक है। तो इस तरह हम जो है एक बार का लेंथ जो है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि वी शुड नॉट फॉरगेट टू ऐड द डेवलपमेंट लेंथ और इंक्रीज लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ को हमने ऐड भूलना नहीं है कि डेवलपमेंट लेंथ को हम ऐड करते हैं, तो ये तो ऑलरेडी हम ऐड करते आ रहे हैं डेवलपमेंट लेंथ को। ये जो हुक्स है हमारे पास, दीज आर डेवलपमेंट लेंथ। तो डेवलपमेंट लेंथ जो है ये हम ऑलरेडी ऐड करते ऐड करते आ रहे हैं, ठीक है। डेवलपमेंट लेंथ को हम इंक्लूड करते आ रहे हैं। अच्छा, जस्ट वेट अ मिनट।
फिर उसके बाद है हमारे पास कैलकुलेटिंग द यूनिट वेट ऑफ इंडिविजुअल बार। हर एक बार के यूनिट वेट को हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो यूनिट वेट जो है इंडिविजुअल हर एक बार का हम कैलकुलेट कर सकते हैं फार्मूलाज के थ्रू। और ये फार्मूला मैंने शो किए हुए स्लाइड नंबर 9 के ऊपर। ये इन फार्मूलाज को हम अभी इस नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से हम वेट ऑफ बार को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद है कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेट। तो टोटल वेट जो है हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक बार का लेंथ मौजूद है, अगर हमारे पास एक बार का वेट मौजूद है, तो टोटल वेट को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, वेट ऑफ वन बार मल्टीप्लाई बाई द लेंथ ऑफ वन बार मल्टीप्लाई बाई द टोटल नंबर ऑफ बार्स अगर हम कर दे तो ये हमारे पास टोटल वेट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से टोटल वेट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, एक बार की इंडिविजुअल वेट को हम किस तरह फाइंड करेंगे, जिस तरह ये, तो ये यहाँ पे देखिए कि एक बार के वेट को जो है हमारे पास जो फार्मूला है डेट इज गेमा इज इक्वल टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम। So it implies that weight is equal to gamma into वॉल्यूम, ठीक है। तो वेट जो है ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि वेट इज इक्वल टू गेमा इंटू वॉल्यूम, हमारे पास बराबर होगा एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ का, ठीक है। तो एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ का बराबर होगा गेमा जो है स्टील का, ये हमारे पास बराबर है 490 पाउंड पर क्यूबिक फीट। अगर इसके साथ मैं सिर्फ एरिया को मल्टीप्लाई कर दूं, एरिया ऑफ बार, तो एरिया ऑफ बार का यूनिट जो है ये हमारे पास होगा स्क्वायर फीट में, और ये हमारे पास नीचे क्यूबिक फीट में है। तो ये हमारे पास इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये एक फीट जो है ये नीचे रह जाएगा, ठीक है ना। एरिया ऑफ बार जो है पाई आर स्क्वायर के थ्रू आप पुट कर दे, पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4, और डी को जो है आप पुट करें इन टर्म्स ऑफ, ट्रीट करें इन टर्म्स ऑफ इंचेस, मिलीमीटर या जो भी यूनिट आप चाहते हैं, ठीक है ना। तो इससे कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास जो लास्ट में, अब इस केस में हमारे पास जो लास्ट में यूनिट बनेगी डेट विल बी पाउंड पर फुट, और यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ, अगर डायमीटर की वैल्यू पुट ना करना चाहे जो इन टर्म्स ऑफ डायमीटर आ जाएगा। तो पाउंड पर फुट जो है ये हमारे पास आ रहा है। तो पाउंड पर फुट का क्या मतलब है कि इस स्पेसिफिक बार का जो वेट है ऊपर, आपके पास जो वैल्यू आएगी ना वो पर फुट इतना है कि अगर इस बार का हम एक टुकड़ा ले लें जिसका लेंथ जो है हमारे पास 1 फीट हो तो उसकी इतनी वेट होगी। तो बेसिकली इस फार्मूला के थ्रू, यानी गेमा इज इक्वल टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम से ये फार्मूला जो है ये डिराइव किए गए हैं, ठीक है ना। इससे आप ये फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस फार्मूला आर बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम गेमा इज इक्वल टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम, और इसमें ये डिफरेंट यूनिट्स को ट्रीट किया गया है, तो इससे फिर ये फार्मूला डिराइव किए गए हैं। तो सिंपली आप इन फार्मूलाज को याद रख सकते हैं, ठीक है ना, कि इन फार्मूलाज को यूज करके आप डायरेक्ट इनको फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हर एक फार्मूला आपने कहाँ पे यूज करना है ये देखे जरा। अब वेट ऑफ बार जो है ये पर फुट जो है हम किस तरह पर यूनिट जो है, यानी पर यूनिट जो है ये हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। पर यूनिट हम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है डेट इज डी स्क्वायर इज इक्वल टू 162, डी स्क्वायर डिवाइड बाई 162। डी हमारे पास क्या चीज है, डी इज द डायमीटर ऑफ बार। तो डायमीटर ऑफ बार हम किस चीज में पुट करेंगे, यहाँ पे लिखे कि नोट डाया ऑफ बार इज इन मिलीमीटर। तो मिलीमीटर में अगर हम डायमीटर ऑफ बार को पुट करें इस इक्वेशन में, तब जो है हमारे पास रिजल्ट बनेगा किलोग्राम पर मीटर में, ठीक है ना। ये फार्मूला इसी तरह बनाया गया, वो कैलकुलेशन सिंप्लीफाई इस तरह किए गए हैं कि आपके पास अगर यहाँ पे डायमीटर आप मिलीमीटर में पुट करेंगे तब आपके पास जो है रिजल्ट किलोग्राम पर मीटर में आएगा। अगर आप इस तरह करना चाहते हैं कि नहीं मुझे तो डायमीटर जो है ये किस तरह पॉसिबल है कि मैं यहाँ पे मिलीमीटर में लिखूँ और मुझे किलोग्राम पर मीटर में आंसर मिले, तो जो फार्मूलाज आप डिराइव करते हैं वहाँ पे इस डी को भी मीटर में कंसिडर कर लें, ताकि पास नीचे जो डिनोमिनेटर है इसकी वैल्यू जो है वो डिफरेंट होगी। यानी जिस तरह अगर मैं यहाँ पे डी को मिलीमीटर के बजाय मीटर में लिखना चाहूँ तो 10⁻³ इंटू मीटर हो जाएगा, दिस विल बी स्क्वायर डिवाइड बाई 162, और मेरे पास जो रिजल्ट होगा डेट विल बी इन किलोग्राम पर मीटर। अब 10⁻³ के ऊपर स्क्वायर है तो ये मेरे पास बन जाएगा 10⁻⁻6 बन जाएगा कि 9 बनेगा, 6 बनेगा ना। जी सर, जी सर। अच्छा, तो यहाँ पे अब नीचे 162, तो इस 10⁻⁻6 को नीचे जब हम लेके आएंगे तो हमारे पास ये जो डायमीटर है डी, अब है इसको मिलीमीटर से हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया है, तो डी स्क्वायर डिवाइड बाई ये 162 अपनी जगह पे,
और 10⁻⁻⁶ जब हम नीचे लेकर आएंगे तो 10⁻⁻⁶ बन जाएगा। तो अब यहाँ पे इस फार्मूला में जब हम ये डीवी मीटर में पुट करेंगे और हमारे पास जो रिजल्ट होगा डेट विल बी इन किलोग्राम पर मीटर एज वेल, ठीक है। तो दीज आर सिंपल फार्मूलाज व्हिच कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द वेट ऑफ अ बार पर यूनिट। आपके पास जो भी यूनिट हो, यानी मीटर हो, फुट हो, पर यूनिट जो है आप वेट ऑफ बार को फाइंड कर सकते हैं। तो यूजिंग दिस फार्मूला वी हैव टू पुट द डायमीटर इन मिलीमीटर एंड द वेट ऑफ द बार विल बी इन किलोग्राम पर मीटर, ठीक है ना। जो वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे यानी 0.2 अगर हमारे पास वैल्यू आ रही है, 0.2 का मतलब ये है कि 0.2 किलोग्राम पर मीटर जो है ये इस स्पेसिफिक बार का वेट है। इस तरह इस फार्मूला को आप देखें तो ये जो है d² डिवाइड बाई 553 की वैल्यू आ रही है। तो ये डिनोमिनेटर में ये वैल्यू डिफरेंट आपके पास क्यों आएगी, यहाँ पे यूनिट को ये किलोग्राम पर मीटर से आप फीट में लेकर जाएं तो आपके पास ये वैल्यू जो है चेंज होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे डायमीटर को जो है ये हमने अब मिलीमीटर में पुट करना है, ठीक है। और जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो मिलेगा हमारे पास केजी पर फुट में, ठीक है। और इस तरह हमारे पास जो तीसरा फार्मूला है डेट इज d² डिवाइड बाई 52.896, ये हमारे पास रिजल्ट देगा पाउंड पर फुट में, लेकिन रिजल्ट हमारे पास तब पाउंड पर फुट में होगा जब यहाँ पे जो डी की वैल्यू है इसको हम किस तरह से पुट करें, इसको हम पुट करें इन नंबर ऑफ बार्स, ठीक है ना। यानी अगर हमारे पास नंबर 4 बार है तो हम यहाँ पे 4 की वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद इसके ऊपर स्क्वायर और ये नीचे वैल्यू, ठीक है। तब जो है हमारे पास रिजल्ट किस चीज में होगा, पाउंड पर फुट में। ये गलती नहीं करनी कि नंबर 4 बार है तो नंबर 4 बार का तो डायमीटर 0.5 इंच है, तो 0.5 इंच आप यहाँ पे लिख दें, क्योंकि ये फार्मूला इसके लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। ये फार्मूला एप्लीकेबल किस लिए है कि यहाँ पे डी को हमने एज ए नंबर ऑफ बार ट्रीट करना है, ठीक है। इज इट क्लियर? यस सर। इस तरह से हम एक एक बार के वेट को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन टिल नाउ यू कैन आस्क मी। जी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन टिल नाउ यू कैन आस्क। नो सर। अच्छा सर इन तीनों फार्मूले में मोस्टली हम कौन सा के यूज बारे करें? में जरा दोबारा बता रहे सर। ये इन दोनों फार्मूलाज में से आज के लेक्चर में हम ये यूज करेंगे, मोस्टली ये यूज होता है क्योंकि ज़्यादातर जो डायमेंशंस आपके पास होते हैं ड्राइंग्स के वो फीट और इंचेस में होते हैं, तो आपके पास ये फार्मूला ज़्यादातर यूज होता है। और यूजुअली पाकिस्तान में जो है हम बार्स को मिलीमीटर में नहीं लेते, बल्कि पाकिस्तान में जो यूज होते हैं आपके पास यूजुअली ये यूज होते हैं कि आपके पास बार नंबर कौन सा होगा, ठीक है ना। यस सर। बार नंबर आपके पास तो ये फार्मूला ज़्यादातर यूज होगा जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि आपके पास बार नंबर कौन सा है, तो आपके पास और डायमेंशन वगैरह आपके पास फीट में होते हैं, तो आपके पास ये फार्मूला ज़्यादातर यूज होता है वेट ऑफ बार को कैलकुलेट करने के लिए। एंड दिस फार्मूला गिव्स अस वेट ऑफ बार पर फुट, ठीक है जी। किसी और ने कोई क्वेश्चन पूछना था? नो सर। अच्छा, व्हाट इज डेवलपमेंट लेंथ? एनीवन? सर वो जो हुक का जो लेंथ सकते हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये हम देते क्यों है इसमें? व्हाट इज डेवलपमेंट लेंथ, यानी डेफिनेशन क्या है, हम देते क्यों है डेवलपमेंट लेंथ? एनीवन? सर हम स्लिप से बचाते हैं ताकि रिइंफोर्समेंट स्लिप ना हो सर। रिइंफोर्समेंट स्लिप ना हो, एग्जैक्टली आपका आंसर जो है ये 80% राइट है। कोई और अगर ट्राई करना चाहते हैं, कोई आंसर देना चाहते हैं तो बताएं मुझे जरा। सर 135 इसलिए देते हैं सिस्मिक एरिया में सर जी। 135 डिग्री हुक? यस सर। नहीं, हुक की बात नहीं कर रहा मैं, डेवलपमेंट लेंथ की बात करूँ। अच्छा, ये डेवलपमेंट लेंथ जो है यहाँ आप याद रखें कि डेवलपमेंट लेंथ जो है, डेवलपमेंट लेंथ या इसको एंकरेज लेंथ भी कहा जाता है। व्हाट इज डेवलपमेंट लेंथ या व्हाट इज एंकरेज लेंथ, ये भी आरसीडी के कोर्स में भी आप लोग पढ़ लिए, लेकिन चलिए यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं। अगर आप अभी भी जिस कमरे में अगर आप बैठे हुए आपके ऊपर आपके कमरे के ऊपर जो स्लैब है, चाहे जो जिस भी चीज़ का बना हो, जिस भी मटेरियल का बना हो, या अगर स्लैब फर्ज करेगा ये कंक्रीट का एक स्लैब है, तो इसमें जो पंखे के लिए इस तरह की एक हुक लगाई गई है और इससे नीचे जो है यहाँ पे इस तरह से एक पंखा जो है ये नीचे की तरफ जो है ये क्या है, अवेजा है, ठीक है। तो ये हमारे पास इससे नीचे जो है इस तरह पंखा अवेजा है। तो अब जो है इस बार को जो है हमने कंक्रीट में जो है इस तरह से एम्बेड किया हुआ है, ठीक है ना, कंक्रीट में इस तरह से एम्बेड किया हुआ है। अब अगर इस बार को जो है मैं इस तरह से इतना सिर्फ एम्बेड कर लूँ तो मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी है कि जब इसके ऊपर पंखे का वेट आएगा तो क्या पॉसिबिलिटी मेरे पास पॉसिबल है?
गिर ये जाएगा। ये बार जो है ये कंक्रीट गिर से क्या जाएगा, होगा, ये बार जो है कंक्रीट से जो है ये पुल आउट निकल होगा, जाएगा। यानी निकल जाएगा। ये बार जो है कंक्रीट से निकल जाएगा। अब अगर इसके बजाय मैं इस तरह करूं कि मैं जो है इतना लेंथ इस कंक्रीट में इसकी एम्बेड कर दूं और इस तरह इसको इसको हुक दे के इस तरह एम्बेड कर दूं और फिर इसके ऊपर पंखे का लोड होगा, तो अब क्या सीन होगा, अब क्या पॉसिबिलिटी है हमारे पास। अब इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अब ये गिरेगा या नहीं, नहीं गिरेगा नहीं सर। सर। नहीं गिरेगा। और अच्छा, यस सर। दूसरा ही केस के ऊपर हम इतना ज्यादा लोड अप्लाई करें कि हम कोशिश करें कि इस बार को हम निकालना चाहे, उस केस में हमारे पास क्या सूरत हाल होगा। नहीं निकाल सकते सर। अच्छा, तो नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। तो उस केस में हमारे पास ये होगा कि इसके ऊपर अगर हम मैक्सिमम से मैक्सिमम लोड अप्लाई करें तो ये बार जो है ये कंक्रीट से निकलेगा नहीं, बल्कि बार की जो अपनी यील्ड स्ट्रेंथ है 60 के ईसाई, अगर हमने जो लोड अप्लाई की है वो 60 के ईसाई एक्सीड कर जाए, उससे ज्यादा हो जाए, तो ये बार जो है ये यील्ड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, यानी इलांगेट होना शुरू हो जाएगी, चीजें ज्यादा होना शुरू हो जाएगी, लेकिन ये कंक्रीट से निकलेगा नहीं, ठीक है। नहीं निकलेगा। अच्छा, तो यस बेसिकली सर। व्हाट इज डेवलपमेंट लेंथ। तो डेवलपमेंट लेंथ बेसिकली आपके पास क्या बन गया, डेवलपमेंट लेंथ इज द मिनिमम, वेट अ मिनट, तो हमारे पास डेवलपमेंट लेंथ जो है ये हमारे पास क्या चीज बन गई, डेवलपमेंट लेंथ इज द मिनिमम length of a bar, the minimum length of a bar, this minimum length of a bar which should be embedded in the concrete, जो concrete में हमने embed करना है, which should be embedded in the concrete such that the concrete bars yields, यानी ये concrete bar yield हो जाए but do not pull out, ठीक है ना। तो development is the minimum length which should be embedded in the concrete such that the concrete bar yields without pulling, ठीक है ना। पुल आउट होने से के बजाय ये बार yield होना शुरू हो जाए लेकिन ये निकले नहीं, ठीक है ना। तो दिस मिनिमम लेंथ इज नोन एज डेवलपमेंट लेंथ। इज इट क्लियर। ये डेवलपमेंट लेंथ सिर्फ ये पंखे के लिए इस्तेमाल होगा, मतलब ये जो बार लगा है पंखे के लिए, या किसी और चीज के लिए भी इस्तेमाल होता है? ये पंखे का मिसाल आप लोगों को आसान अल्फाज में समझाने के लिए था, ठीक है ना। यूज तो होता है हमारे स्ट्रक्चर के मेंबर्स में, किस तरह से यूज होता है ये फर्क करें। हमारे पास दो कारण, ये पंखे का मिसाल तो मैंने इनिशियली इसलिए दिया था कि आप लोगों को बेहतर तरीके से मैं समझा सकूं कि बार यील्ड कैसे हो सकता है और आपके पास बार जो है ये पुल आउट कैसे हो सकता है। अगर आपके पास कम लेंथ आपने एम्बेड किया हो तो बार जो है ये निकल जाएगा, बार यील्ड नहीं होगा बल्कि कंक्रीट से निकल जाएगा, बार जो है फेल होगा, कंक्रीट से बार पुल आउट होगा। लेकिन अगर आपने ज्यादा लेंथ एम्बेड किया हो तो बार जो है कंक्रीट से पुल आउट नहीं होगा, बल्कि अगर इसके ऊपर ज्यादा लोड दिया गया तो बार जो है आपके पास यील्ड होगा, ठीक है। अब अगर हमारे पास ये दो कॉलम है, ये हो गया C2 कॉलम, इसको मैंने नाम दिया, और ये कॉलम हुआ C1। अब यहाँ पे आपके पास देखिए जो आपके पास जो रीइंफोर्समेंट के बार्स होंगे बीम के, आपके पास इस तरह रीइंफोर्समेंट के बार्स होंगे। अब रीइंफोर्समेंट का जो बार है, अब आपने इस बार को कॉलम में जो है कितना एम्बेड करना है, तो आपने कॉलम में इसको मिनिमम लेंथ तक एम्बेड करना है ताकि आपके पास बीम का जो रीइंफोर्समेंट है ये पुल आउट होने के बजाय क्या हो, यील्ड हो। तो दिस इज बेसिकली द डेवलपमेंट लेंथ। तो दिस इज द डेवलपमेंट लेंथ ऑफ द बार which is the development length of the beam bar which is embedded in the column to ensure that the reinforcement of the bar will yield। ये चीज इंश्योर करने के लिए कि हमारे पास जो बार रीइंफोर्समेंट का जो बार है, ठीक है, वो यील्ड हो, तो उसके लिए हमने एक मिनिमम डेवलपमेंट लेंथ देनी है, ठीक है। अब अगर आप इसमें देखें तो आपके पास ये हुक क्यों दिया गया है, आपके पास ये 90 डिग्री के हुक क्यों है, और आपके पास उसकी वजह ये बन जाती है कि आपके पास अगर फर्ज करें ये एक कॉलम है, ये एक बीम है, और इस कॉलम की जो डायमेंशन है ये फर्ज करें आपके पास है 9 इंच, ठीक है। तो अगर हमारे पास इस कॉलम की डायमेंशन 9 इंच है और जो बार हमारे पास आ रहा है, तो इस बार के लिए जो डेवलपमेंट लेंथ की रिक्वायरमेंट हमारे पास आ रही है, फर्ज के वो आ रही है हमारे पास 11 इंच। तो अब 11 इंच की डेवलपमेंट लेंथ को हम 9 इंच के कंक्रीट कॉलम में किस तरह से प्लेस कर सकते हैं। तो इस मिनिमम डेवलपमेंट लेंथ को इंश्योर करने के लिए हम क्या कर लेते हैं कि हम इस बार को बेंड कर लेते हैं, ठीक है। तो बेंड करने के बाद ये लेंथ होगी तो इसे और थोड़ा सा ये पोर्शन हो गया, ठीक है। और हमारे पास ये जो लेंथ है कि कितने लेंथ तक हमने डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करनी है। अब आपने जो लेंथ कंक्रीट का जो बार का जो लेंथ है
जो आपने एम्बेड करना है वो कितनी होगी। दीज फार्मूलाज आर मेंशन इन ACI कोड अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट 318-19। इसका जो लेटेस्ट वर्जन है ACI 318 का वो हमारे पास 19 है। 19 का मतलब ये है कि 2019 में जो है ये अपग्रेड हुआ है, ठीक है। इससे पहले ये 2017 वाला था और उससे पहले जो था ये 14 था। ये यूजुअली हर 3 साल बाद जो है अपडेट होता रहता है, ठीक है। तो आजकल जो लेटेस्ट डेट इज ACI 318-19। ACI 318-19 में जो है इसके लिए फार्मूलाज मेंशन है कि आपके पास डेवलपमेंट लेंथ की जो इक्वेशन है आपके पास मेंशन होती है कि उसमें आपके पास ढेर सारे फैक्टर्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ वाई और नीचे होता है एफ प्राइम सी अंडर द रूट। सिंप्लीफिकेशन के बाद जहां तक मुझे याद है तो ये फार्मूला तकरीबन इस तरह बन रहा था इनटू डाया अब बार। तो इस तरह का फार्मूला है डेवलपमेंट लेंथ के लिए। अब अगर इस फार्मूला को आप देखें तो इस फार्मूला में जो है एफ वाई है। एफ वाई का मतलब यह है कि यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द रीइंफोर्समेंट बार्स। इसका मतलब है कि डेवलपमेंट लेंथ जो है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द रीइंफोर्समेंट बार एज वेल। नीचे है हमारे पास कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एफ प्राइम सी। तो कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के ऊपर भी अगर आप ये आपके पास डिपेंडेंट है। अब अगर आपके पास कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 3000 psi है और उसके लिए जो आपके पास लेंथ आ रही है फर्ज करें 16 इंच आ रही है, 46 इंच आ रही है फर्ज करें। अब अगर कंक्रीट के स्ट्रेंथ को हम बढ़ा दें ये 4000 psi करें तो आपके पास ये डिनोमिनेटर में है तो ये वैल्यू डिक्रीज होगा। तो हो सकता है हमारे पास जो डेवलपमेंट वो 36 इंच हो, ठीक है। और ये है इन टर्म्स ऑफ डाया ऑफ बार। यहाँ पे फिर है डाया बार। तो इस वैल्यूज को जब आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपके पास फर्ज करें यहाँ पे कुछ वैल्यू आ रही है 20 पॉइंट समथिंग या 40 पॉइंट, तो उसके साथ आप डाया बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास लेंथ कैलकुलेट हो जाएगी कितने लेंथ तक आपने इसको एम्बेड करना है, ठीक है। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट लेंथ के डेवलपमेंट लेंथ इज द मिनिमम रिक्वायर्ड लेंथ which should be embedded in the concrete to ensure that the bar yield without pulling. Is it clear? यस सर। जब सर ये तो हम अक्सर सनशेड भी प्रोवाइड करते हैं। जी जी ये तो सर हम अक्सर ये सनशेड में प्रोवाइड करते हैं कि अगर कोई शादी ब्याह हो तो उसमें भी हम यूज कर सकते हैं वो जी जी वायर्स लगाते हैं। हाँ जी 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 हाँ। वो तो यूजुअली अपनी आसानी के लिए लोग इस तरह कर लेते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन हम करते हैं ना, अब फर्ज कर इस कंस्ट्रक्शन के सामने जो है ये यहाँ पे एक बरामदा है और यहाँ पे हमारा एक लान बना हुआ है। तो यूजुअली इस तरह कर लेते हैं कि इस स्लैब में जो है सुटेबल पोजीशंस पे 4-5 के पास लेके ऊपर यहाँ पे हुक्स दे देते हैं स्टील के, ताकि अगर फ्यूचर में कोई शादी ब्याह हो कोई प्रोग्राम हो तो जो टेंट वगैरह हमने लगाने हैं उसके लिए हमारे पास आसानी हो। अब अगर ये जो अगर उन्होंने ये जो हुक्स यहाँ पे लगाए हुए हैं, अब उसने अगर थोड़ा सा लेंथ इम्बिट किया हुआ है और उसके ऊपर जो टेंट हमने लगाया हुआ है जो खेमा लगाया हुआ है और उसका वेट ज्यादा तो ये पुल आउट हो जाएगा। लेकिन अगर ज्यादा इम्बिट किया हुआ है तो ये पुल नहीं होगा। तो ये असल में क्या है, दिस इज द डेवलपमेंट लेंथ कि आपने इस मिनिमम लेंथ को एम्बिट किया हुआ है कि ये बार जो है ये कंक्रीट से ना निकले, बल्कि अगर इसके ऊपर ज्यादा लोड आ भी जाए तो ये बार यील्ड होना शुरू हो जाए, ठीक है। यस सर। और सर ये हुक्स में जो लेंथ तो टू साइड से होते हैं ना, मतलब दोनों जगहों से बेंड होते हैं ना। जी जी। तो आपके पास ये भी कॉलम है तो इसमें अगर आपने डेवलपमेंट लिंक देनी है तो यह कॉलम तो आपके पास नहीं है तो इसमें भी आपने हुक देना होगा। ये भी आपके पास एक कॉलम है। यस सर मिसाल के तौर पर अगर ये डेवलपमेंट लेंथ हमारे पास 6 इंच आ जाए तो जो जी हुक हम प्रोवाइड करते हैं वो 3-3 इंच का होगा कि नहीं 1-1 6 इंच का होगा। अच्छा ये बात आप याद रखिए कि आपके पास जो है लेट मी जैसे आपके पास जो है अगर आपके पास हुक का लेंथ आ रहा है 9 इंच, ठीक है ना, तो आपने ये आपके पास फर्ज कर हो गया बीम और ये आपके पास हो गया कॉलम। तो आपके पास अगर 9 इंच का आ रहा है और आपके पास ये 9 इंच जो है यहाँ पे आप यहाँ तक प्लेस कर सकते हैं 9 इंच, ठीक है। तो आप यहाँ इस तरह प्लेस कर ले। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको इस तरह प्लेस ना करूँ बल्कि अगर मेरे पास लेंथ मौजूद भी है तब भी मैं हुक दे दूँ तो हुक जो है डेट इज मोर सेफ देन दिस वन। अब इसके बजाय अगर हम इस तरह बार को हुक करें तो अब जो है ये प्रॉपरली कंक्रीट में जो है ये इससे भी ज्यादा स्टेबल पोजीशन में होगा। तो दिस वन इज बेटर देन दिस वन, ठीक है ना। अब ये उससे भी बेहतर है लेकिन इसके लिए फिर जो लेंथ है डेट इज डिफरेंट। उसके लिए जो लेंथ की अगर आपके पास उसमें आप एक हुक देंगे ना तो हुक की वजह से क्योंकि हुक जो है वो स्ट्रेट बार से बेहतर है तो इसके लिए फिर लेंथ की जो रिक्वायरमेंट है वो भी आपके पास कम बनती है, मिनिमम बन जाती है। तो अगर स्ट्रेट बार के केस में आपके पास 9 इंच बन रहा था तो आपके पास हुक के केस में तकरीबन 7 इंच बन जाएगा। तो आपके पास जो लेंथ होगा वो भी आपके पास कम बन जाएगा, ठीक है ना।
और इसके लिए कि आपके पास अगर हुक मौजूद हो तब आपके पास कौन सा फार्मूला होगा, कि वहाँ पे सीआई कोड में मेंशन होता है कि अगर आपके पास आप उसमें हुक्स आप देना चाहते हैं तो हुक के केस में आपके पास फिर फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट बन जाता है, और उस डिफरेंट फार्मूला से अगर आप कैलकुलेशन कर ले तो आपके पास जो लेंथ बन जाती है थोड़ी सी कम बन जाती है, ठीक है। तो हुक जो है वो मोर सेफ है, इसलिए उसकी जो लेंथ है वो भी आपके पास कम आ जाती है कि आप इस इतने लेंथ तक फिर इसको एम्बेड कर लें, ठीक है। Yes, sir. अच्छा, व्हाट इज लेप लेंथ? एनीवन? सर लेफ्ट लेंथ ये है कि अगर हमारे, यस सर, जी जी, लेप लेंथ बताओ क्या है? जी सर। जी बिल्कुल। सर अमूमन हमारे पास ये लेंथ जो होती है वो 50 से 60-70 फीट तक होती है। अगर हमें मिसाल के तौर पर 90 फीट दरकार हो तो फिर तो हम उसको अटैच करें कि ताकि वो स्ट्रेस में शिफ्ट हो जाए दूसरे स्टील में, एग्जैक्टली तो उसको हम लेफ्ट। एग्जैक्टली, एक्सीलेंट। सर जी अगर हमारे पास जो है ना नॉर्मल बार का लेंथ 40 मीटर, जी जी 40 फीट, जी अगर जी हम हमारे पास एरिया ज़्यादा है, मिसाल के तौर पर 60 फीट है, तो हम इस दौरान लेप प्रोवाइड कर दें सर। जी जी बिल्कुल ज़बरदस्त, एग्जैक्टली, दोनों का जवाब सही है। अगर हमारे पास जो है बार जो है वो 40 फीट में अवेलेबल हो और हमें 60 फीट की लेंथ तक चाहिए तो हमारे पास किस तरह से पॉसिबल होगा? तो एक बार 40 फीट का प्लेस कर देंगे, फिर उसके बाद दूसरा बार जो है ये 40 फीट का प्लेस कर देंगे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ये देखिए कि ये एक बार जो है अगर यहाँ पे एंड हो रहा हो तो दूसरा बार जो है मैं यहाँ पे क्यों प्लेस नहीं कर रहा, ये ओवरलैपिंग में क्यों देता हूँ? मैं ये ऊपर यहाँ पे यहाँ से मैं शुरू कर दूंगा ना दूसरे बार, ये ओवरलैपिंग देने की क्या जरूरत है इस तरह से? सर ये इसलिए हम प्रोवाइड करते हैं कि जो फर्स्ट स्टील में जो स्ट्रेसेस हो ताकि वो दूसरे में शिफ्ट हो जाए, उसकी रिक्वायरमेंट वो टेबल में मेंशन होते हैं कि अगर एग्जैक्टली 3/8 इंच हो तो उसके लिए 4 फीट एग्जैक्टली रिप्लेस करें। एग्जैक्टली। यहाँ पे अगर आप देखें तो बार अगर हम यहाँ से शुरू करें तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आ गई। तो डिसकंटिन्यूटी का मतलब ये है कि इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर बीम के इस क्रॉस सेक्शन में आपके पास रिइंफोर्समेंट है ही नहीं। तो कंक्रीट में अगर इस क्रॉस सेक्शन में आपके पास डिसकंटिन्यूटी आ रही है जहाँ पे आपके पास रिइंफोर्समेंट ना हो तो वहाँ पे आपके पास कंक्रीट ऑटोमेटिकली फेल हो जाएगा, क्योंकि बीम के ऊपर तो आपके पास ट्रांसफर्स लोडिंग आएगी, इसमें टेंशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। तो टेंसाइल स्ट्रेसेस को कंक्रीट रेजिस्ट कर ही नहीं सकता, तो ऑटोमेटिकली फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इस तरह से बार को हम प्लेस करें कि यहाँ पे शुरू करें तो इसका मतलब ये है कि हम खुद जो है फेलियर को दावत दे रहे हैं कि आप आ जाए और यहाँ पे इस मेंबर को फेल करें, ठीक है ना। तो इस फेलियर से बचने के लिए और इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि हमारे पास मेंबर सेफ हो, एक मिनिमम जो है दोनों बार्स को ओवरलैप किया जाता है ताकि लोड की वजह से इस बार के बेंडिंग की वजह से इसमें जो स्ट्रेसेस इंड्यूस हो रहे हैं आपके पास इस कंक्रीट के थ्रू इस दूसरे बार में सेफली मुंतकिल हो सके। तो उसके लिए आपने इसको ओवरलैप करना है। और कितना ओवरलैप करना है आपके पास, ओवरलैपिंग की जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए? ओवरलैपिंग की जो लेंथ है इसके लिए फार्मूला कोड में मेंशन है। इसके लिए जो फार्मूला यूजुअली यूज होता है जो एसीआई कोड में भी मेंशन है, दैट इज 1.3 टाइम्स द डेवलपमेंट लेंथ। तो डेवलपमेंट लेंथ का तो इक्वेशन ऑलरेडी हमारे पास उस कोड में पहले उससे पहले सेक्शन में मौजूद है, तो इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख दे और उसके साथ 1.3 का फैक्टर मल्टीप्लाई कर दे। इस तरह मैंने आपको एक इक्वेशन लिख दिया कि 1.3 और जो इक्वेशन था डेवलपमेंट लेंथ का डेट वाज 20 टाइम्स एफ पाई डिवाइड बाय 20 टाइम्स एफ प्राइम सी अंडर द रूट मल्टीप्लाई बाय डाई ऑफ बार। तो इसके साथ 1.3 का फैक्टर मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे पास बन जाएगा लेप निकालें। तो इतना मिनिमम लेंथ जो है हमने ओवरलैप करना है। इससे ज़्यादा अगर आप ओवरलैप करना चाहें तो बहुत ज़बरदस्त बात है, कोई इशू नहीं है, लेकिन इतनी मिनिमम जो है ये कोड के ऊपर आपको रिस्ट्रिक्शन है कि इतनी जो है ये मिनिमम लेंथ आपने देनी है। ये क्लियर? यस, और सर अगर डेवलपमेंट लेंथ हमारे पास मालूम ना हो तो फिर हम डाई से फाइंड करेंगे ना। डेवलपमेंट लेंथ आपके पास मालूम नहीं होती, मालूम आपके पास ये आपने इक्वेशन से फाइंड करनी है। और इक्वेशन में आपके पास एफ वाई और एफ प्राइम सी जो है ये आपके पास नॉन क्वांटिटीज है। एफ वाई और एफ प्राइम सी आपके पास नॉन क्वांटिटीज किस तरह से होंगी? क्योंकि कंस्ट्रक्शन से पहले ही आप डिसाइड कर लेते हैं कि मेरे पास कंक्रीट का जो टारगेटेड स्ट्रेंथ है वो कितना होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये भी आप डिसाइड कर लेते हैं। दूसरा ये कि आप मार्केट को मद्देनजर रखते हैं कि आपके पास आपके घर के नज़दीक अगर कोई सरिया बेचने वाला है तो उसके पास अगर 40 के एसआई की स्टील अवेलेबल है और 60 के ईसाई की स्टील अवेलेबल है ही नहीं तो हम कौन सा पिक करेंगे? 40 के ईसाई। तो ये भी हो गया। और डाया बार जो है ये तो डाया बार जो है ये स्ट्रक्चर डिजाइन में रिइंफोर्समेंट की डिजाइन में आप कैलकुलेट कर रहे हैं ना आजकल कि आपके पास डाया बार कितना होना चाहिए। तो आप कैलकुलेट कर रहे हैं आजकल डिजाइन में कि आपके पास बार नंबर 3 होना चाहिए या बार नंबर 4 होना चाहिए या बार नंबर 5 होना चाहिए। तो चीज़ भी आपके पास आ गई। तो इस फार्मूला के थ्रू आप डेवलपमेंट लेंथ को फाइंड कर लेंगे। यस सर। अच्छा,
ये थोड़ी सी जनरल डिस्कशन में इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि पूरे से स्ट्रक्चरल ड्राइंग में हम ये कह रहे हैं कि आपके पास ये हुक्स होंगे, डेवलपमेंट की चीज़ें, तो ये है क्या असल में, ताकि आप लोग थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझें। तो लेप लेंथ जो है ये हमारे पास, जिस तरह हमने कैलकुलेशंस के दौरान लास्ट लेक्चर्स में लेप लेंथ कंसिडर किया था कि हमारे पास लेप लेंथ होगा, तो बेसिकली लेप लेंथ जो है वो 2 बार्स को ओवरलैप करना था ताकि एक बार से दूसरे बार में स्ट्रेस को मुंतकिल कर सके। इसके लिए हमारे पास 2 और भी तरीके हैं। ये तो फर्स्ट हो गया ना, जिसको कहा जाता है लेप स्प्लाइसिंग। स्प्लाइस जो है ये कहते हैं जोड़ने को, ठीक है ना। जोड़ने को उर्दू में मेरे ख्याल में इस तरह लिखा जाएगा या जो भी होगा। तो स्प्लाइस कहते हैं जोड़ने को, जोड़ने मतलब कि 2 बार्स को जोड़ना है। तो यहाँ पे हम लेप करके दोनों बार को जोड़ रहे हैं, तो इसलिए इसको लेप स्प्लाइस का नाम दिया गया। अगर इसके बजाय दूसरे केस में मैं ये कर लूँ कि मैं वेल्ड कर लूँ, तो मेरे पास कौन सा स्प्लाइस बनेगा? दिस विल बी वेल्डेड स्प्लाइस। दोनों बार को मैं जोड़ रहा हूँ वेल्ड के जरिए। तो मेरे पास वेल्डिंग जो है ये भी पॉसिबल है कि मैं इस तरह दोनों बार्स को यहाँ पे इन दोनों को टच करके यहाँ पे इस तरह से इसकी इर्द गिर्द एक वेल्ड लगाऊं। और ये भी पॉसिबल है कि मैं दोनों बार को थोड़ी सी लेंथ तक ओवरलैप कर लूँ और थोड़े से लेंथ के बाद जो है इसके ऊपर इलेक्ट्रोड के जरिए इसको वेल्ड कर दूँ दोनों बार्स को। तो दिस टाइप ऑफ स्प्लाइस इज देन नोन एज वेल्डेड स्प्लाइस। और इसके बाद तीसरा है मैकेनिकल स्प्लाइस। मैकेनिकल स्प्लाइस जो है वो आपके पास, मैकेनिकल स्प्लाइसिंग जो है आपके पास क्या चीज़ है? तो मैकेनिकल स्प्लाइसिंग में आपके पास ये है कि आपके पास जो एक बार ये आ रहा है और इस तरह जो है ये दूसरे डायरेक्शन से जो बार आ रहा है, इन बार्स में जो है आपके पास यहाँ पे स्क्रू बनाई जाती है जिसको हम जरिया कहते हैं, जरिया, और पुश्तों में हम कहते हैं चुड़े। तो इसमें इस तरह जरिया बनाई दी जाती है, ठीक है। और फिर एक मैकेनिकल कपलर होता है इस तरह का आपके पास, एक सर्कुलर शेप में, सिलेंड्रिकल शेप में, ठीक है ना। तो एक बार को हम इसमें एम्बेड कर लेते हैं स्क्रूज के जरिए और फिर उसमें इस दूसरे बार को भी एम्बेड कर लेते हैं। तो हमारे पास जो दोनों बार्स होते हैं ना, वो इस तरह से हम ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, इस मैकेनिकल कपलर के थ्रू। तो दोनों बार हमारे पास क्या हो जाते हैं? कंटिन्यू बन जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास तीसरा तरीका है। इन दीज 3 मेथड्स द वन विच इज मोस्ट यूज इज द लेप स्प्लाइस। और ये ज्यादा क्यों यूज होता है? ये ज्यादा इसलिए यूज होता है क्योंकि वेल्डेड स्प्लाइस जो है ये तो फील्ड में एक मुश्किल है कि आपके पास जहाँ पे बार खत्म होगा वहाँ पे आपने वेल्ड देना होगा। दूसरा ये कि जब जब आप बार को वेल्ड करेंगे ना, तो बार के जो खुद के प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो इफेक्ट हो जाते हैं। अब अगर बार जो आपने यूज किया था अगर वो 60 के ईसाई किया था, तो उसकी यील्ड स्ट्रेंथ जो है इस वेल्ड की वजह से, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज इफेक्ट होने की वजह से उसकी यील्ड स्ट्रेंथ फर्ज करे आपके पास 35 के ऊपर आ गई। तो ये तो हमारे पास 25 पीएसआई की रिडक्शन हो गई। तो वेल्ड जो है ये हमारे पास अच्छा नहीं हुआ। तो ये चीज़ बड़ी मुश्किल बन जाती है वेल्डेड के केस में कि आपके पास आप वेल्ड भी करें और बार के प्रॉपर्टीज भी खराब ना हो। तो ये बड़ा मुश्किल काम है। और दूसरा ये मैकेनिकल क्यों मुश्किल है? क्योंकि मैकेनिकल ये मुश्किल है कि जहाँ पे आपके पास बार खत्म होगा तो वहाँ पे आप एक एक बार में जरिया किस तरह बनाएंगे? और आपके पास एक स्ट्रक्चरल ड्राइंग में आपके पास कितने बार्स है? तो आपके पास ये पॉसिबल है कि आप हर एक में जरिया बनाते जाए, उसमें एक कपलर लगाते जाए, ठीक है ना। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो दिस इज व्हाई द वन व्हिच इज मोस्ट यूज्ड वर्ल्ड वाइड इज द लेप स्प्लाइस। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए अब बढ़ते हैं एक्सेल शीट की तरफ। जो हमारे आज का काम था कि हमने बार बेंडिंग स्केड्यूल को डिस्कस किया, 1 बाय 1 किया। बचे बार बेंडिंग स्केड्यूल। हमारे पास बार बेंडिंग स्केड्यूल जो है ये है क्या चीज़, और बार बेंडिंग स्केड्यूल को जो है हम किस तरह से एक्सेल शीट डेवलप करेंगे, ठीक है। तो लेट मी ओपन इट। अच्छा, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बार बेंडिंग स्केड्यूल के। बार बेंडिंग स्केड्यूल जो है हम किस तरह से एक्सेल में प्लॉट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने टाइटल लिख दिया बार बेंडिंग स्केड्यूल। यहाँ पे प्रोजेक्ट लिख दिया कि कौन सा बिल्डिंग है, तो लिख दिया गवर्नमेंट हाई स्कूल। उसकी लोकेशन कौन सी है? डोडियाल। आपके पास स्ट्रक्चरल एलिमेंट कौन सा है? स्लैब है या बीम है, जो भी है, ठीक है। फर्श का स्ट्रक्चरल एलिमेंट आपके पास बीम है। फिर ड्राइंग रेफरेंस नंबर की, ड्राइंग की नंबर कौन सी है, ड्राइंग में शीट नंबर कौन सा है, और जिस बंदे ने बनाया हुआ है, फर्ज करें आप में से किसी स्टूडेंट ने बनाया हुआ है जिसका नाम है यासीन, ठीक है ना। अब यहाँ पे वो नाम लिख देता है कि प्रिपेयर्ड बाय यासीन, ठीक है।
तो यहाँ पे आपके पास ये जो वेरियस डिटेल्स लिखी जाती है आपके पास डिफरेंट भी हो सकते हैं, इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम कंसल्टेंसी टू कंसल्टेंसी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये डिफरेंट भी हो सकते हैं वहाँ पे इन्होंने कोई डिफरेंट टाइप के डिटेल्स वगैरह लिखे हों जिससे ये अंदाजा हो कि कौन से बिल्डिंग के जो डिटेल्स है। तो पहले नंबर पे हमारे पास आ गया कि सीरियल नंबर 1 2 3 यहाँ पे हम लिख देंगे। फिर उसके बाद है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मीन्स कि आपके पास जिस स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की बात आप बात करें उसके बारे में आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं कि हम कौन से स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की बात करें। तो हमारे केस में हमने जो एग्जांपल पिक किया हुआ है वो हमने बीम पिक किया हुआ है, बीम B7। जो हमारा ये बीम था बीम B7 जिसकी ये हमारे पास लॉन्ग सेक्शन थी, और दिस वन इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम B7। अब अगर इस क्रॉस सेक्शन में आप देख ले तो हमारे पास जो डिटेल्स गिवन है डेट आर के नीचे बॉटम में हमारे पास जो बार्स लगे हुए हैं 3 बार्स लगे हुए हैं, ब्रैकेट में लिखा गया है 3 और फिर लिखा गया है 3/4 इंच डायमीटर। तो ये हमारे पास 3/4 इंच डायमीटर के जो बार्स है ये हमारे पास बॉटम में 3 लगे हुए हैं, और इसी तरह 3 बार जो है 3/4 इंच डायमीटर के हमारे पास टॉप में लगे हुए हैं, ठीक है। और जो हमारे पास स्ट्रिप्स है तो स्ट्रिप्स की जो डायमीटर है डेट आर 3/8 इंच डायमीटर एट द रेट 4 इंच सेंटर टू सेंटर, ठीक है ना। तो हमारे पास जो स्ट्रिप्स के बारे में डिटेल्स है वो ये है कि 4 इंच सेंटर टू सेंटर पे हमारे पास 3/8 इंच डायमीटर के स्ट्रिप्स है। तो ये हम बीम बात कर रहे हैं बीम B7 की, ठीक है ना। तो B7 में हमारे पास 3 किस्म के रीइंफोर्समेंट हो गए, एक हमारे पास हो गए स्ट्रिप्स, एक हमारे पास हो गए बॉटम बार्स और एक हमारे पास हो गए टॉप बार्स। ये 3 बार्स और ये भी 3 बार्स है, डायमीटर भी दोनों का सेम है, तो इसको हम दोनों को इकट्ठा भी ट्रीट कर सकते हैं कि हम इसको ट्रीट कर ले कि हमारे पास 6 बार इस तरह के लगे हुए हैं। लेकिन अगर इसको यहाँ पे आप देखें तो आपके पास जो टॉप बार होगा यहाँ पे उसमें इस तरह डाउनवर्ड की तरफ हुक दी गई है, और जो बॉटम बार होगा उसमें आपके पास अपवर्ड की तरफ हुक दी गई है। तो इसको इसलिए हमने यहाँ इसको अलग-अलग ट्रीट किया हुआ है, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह का सीन हो कि आपके पास सारे बार सेम हो तो आप उनको टोटल एक बार उसको कंसिडर करें, उसको नंबर ऑफ बार से मल्टीप्लाई करें तो आप टोटल बार्स को कंसिडर कर सकते हैं। तो इस केस में हम टॉप बार्स को अलहदा, बॉटम बार्स को अलहदा और स्ट्रिप बार्स को अलहदा डील कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया कि बट बीम B7 की हम बात कर रहे हैं, और उसमें फिर हम बात करें लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट की, और उसके साथ लिख दिया टॉप बार। लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट भी हमारे पास जो है ये 2 किस्म के बात है ना, ये रेड बार जो है दीज आर लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट ये, तो हमारे पास इसमें ये टॉप बार्स भी है तो बॉटम बार्स भी है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट में टॉप बार की बात हम करें। लेंथ हमारे पास कितनी है, तो ये जो ड्राइंग है इसमें अगर बीम B7 की तरफ हमें चले जाएं यहाँ पे, तो बीम B7 जो है ये इस लोकेशन में भी लगाया गया है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और इस तरह इस डायरेक्शन में बीम B7 है, यहाँ पे भी इस तरह बीम B7 है यहाँ पे। तो अब ये जो लेंथ है इस तरह इस बीम का डेट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस वन, ठीक है ना। अगर इसकी लेंथ को आप फाइंड कर ले फ्रॉम एंड टू एंड, इस तरह लास्ट लेक्चर में हमने फाइंड किया हुआ था कि आपके पास जो टोटल लेंथ आ रहा था बीम का, अगर यहाँ पे फिर से दोबारा मैं शो कर दूँ तो आप प्रॉपर्टीज में जाए 79 फीट 79 फीट आ रही है, लेकिन इसके साथ आपने कॉलम का जो एक्सटीरियर पोर्शन है थोड़ा सा वो भी आपने ऐड करना है ना। यस सर, वो ठीक है। 7.5 7.5 इंच था। 7.5 और 7.5 जब आप ऐड कर देंगे तो आपके पास जो लेंथ आएगा, यानी एक मिनट शो, अगर किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है तो ये आपके पास ये सेंटर लाइन है, ये पॉइंट है ना सेंटर, तो ये सेंटर टू सेंटर जो है आपके पास 79 फीट वेरी आएगी। तो 79 फीट के साथ 7.5 इंच ऑन दिस साइड और 7.5 इंच ऑन दिस साइड ये हमने ऐड करना होगा। तो 15 इंच जो है, क्योंकि इस कॉलम का डायमेंशन 15 इंच है, तो 7.5 इंच को जब आप ऐड कर ले तो आपके पास जो टोटल लेंथ बनेगा डेट विल बी 80.25 फीट। तो यहाँ पे इसलिए ब्रैकेट में मैंने लिखा है कि 80.25 फीट का जो बीम B7 है उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर बार डिजिग्नेशन मतलब ये है कि आपने इस बार को अब एक स्पेसिफिक नाम दिया है, कि नाम देना है, जिसको डिजिग्नेशन भी आप कह सकते हैं, इसको आप बार मार्क भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये नाम दिया हुआ है कि LTB1 मैंने नाम दिया हुआ है। LTB1 मैंने अपनी तरफ से दिया हुआ है, आप जो भी नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे आप देखें तो स्ट्रक्चरल ड्राइंग में आपके पास कोई और शीट मौजूद नहीं है जिसमें इसको नाम भी दिए गए। यूजुअली इस तरह होता है कि आपके पास जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स होते हैं फिर उसमें इन बार्स को नाम भी दिए जाते हैं। यानी अगर इसी स्ट्रक्चरल ड्राइंग में हम देखें तो स्लैब के केस में जो है ये देखें M1 M2 MT1 MT2, तो ये असल में M1 का क्या मतलब है, यहाँ पे देखिए मार्क या डिजिग्नेशन। तो मार्क M1 का ये मतलब है, इसको हमने एक यूनिक नाम इस ड्राइंग में इसको एक यूनिक नाम दिया गया है कि आपके पास M1 जो रीइंफोर्समेंट है जिसको हमने M1 नाम दिया हुआ है, डेट इज बॉटम रीइंफोर्समेंट,
जिसकी आपके पास 1/2 इंच डायमीटर होगी और चेन सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होगी। तो इस तरह इस ड्राइंग में हमारे पास स्लैब के लिए बार डिजिग्नेशन या बार मार्क जो है ये दिए गए हैं। तो यूजुअली आपके पास ये मौजूद होते हैं। अगर मौजूद नहीं है तो यहाँ पे इस केस में हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हमने अपनी तरफ से नाम दिया हुआ है कि LTB1। LTB1 मैंने इसलिए नाम दिया कि लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट में टॉप बार की मैं बात कर रहा हूँ। तो L से मेरा मुराद था लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट, TB से मेरा मुराद था टॉप बार, और मैंने उसके साथ 1 लिख दिया कि मेरे पास टॉप LTB1 मैंने एक नाम दे दिया। आप जो भी नेम देना चाहते हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स का क्या मतलब है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इस बीम की लेंथ जो है 80.25 फीट है। तो 80.25 फीट की जो है हमारे पास यहाँ पे कितने जो है इस तरह के बीम है। तो एक हमारे पास ये बीम की लेआउट में आ जाए तो एक ये बीम B7 है इस तरह, एक ये बीम B7 और एक ये बीम B7। तो इन तीन जो है इन तीनों के लेंथ जो है ये मुकम्मल तौर पर सेम है। तो इन तीन को जो है मैं डील कर सकता हूँ तीनों एलिमेंट्स को इकट्ठा, कि मेरे पास ये 3 एलिमेंट्स जो है ये सेम है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने लिख दिया नंबर ऑफ बार्स। नंबर ऑफ बार्स का क्या मतलब है, अब जिस बार की मैं बात कर रहा हूँ वो है लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट का टॉप बार। तो लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट का टॉप बार जो है यहाँ पे अगर आप देखें तो लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट में टॉप बार हमारे पास 3 है। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू लिख दी 3, ठीक है। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बार्स कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ बार्स हमारे पास सिंपल है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स को नंबर ऑफ बार्स के साथ मल्टीप्लाई कर दे, तो दिस विल बी द टोटल नंबर ऑफ बार्स। एक एलिमेंट में 3 बार्स थे ना, तो टोटल 3 एलिमेंट्स थे तो 9 बार्स हो गए। फिर उसके बाद आ जाता है बार नंबर। यहाँ पे ये मैंने लिखा हुआ है बार नंबर में। बार नंबर का मतलब है कि यहाँ पे मैं डाया नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे मैं बार लिख रहा हूँ कि बार नंबर कौन सा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास जो है ड्राइंग में ये टॉप रीइंफोर्समेंट और बॉटम रीइंफोर्समेंट है, ये है 3/4 इंच डायमीटर के। तो 3/4 इंच डायमीटर वाला कौन सा नंबर का बार होता है, एनीवन? 6 नंबर। 6 नंबर का नंबर बार होता है। 6। नंबर 6 बार होता है। अगर किसी को इसका इल्म नहीं है तो लेट मी टेल यू, क्योंकि बार स्टूडेंट जो है ये रिस्पॉन्ड नहीं करते और उसको चीज़ें भी समझ नहीं आती। तो लेट मी टेल देम के बार नंबर 6 जो है या 3/4 इंच डायमीटर का मतलब क्या है, उससे बार नंबर 6 किस तरह से बार नंबर 6 बन जाता है। हमें यहाँ पे लिखा गया कि 3/4 इंच की डायमीटर है। तो असल में ये 3/4 इंच जो है ये असल में सिंप्लीफाई फॉर्म है 6/8 का, ठीक है ना। आपके पास जो भी बार नंबर मौजूद हो ना, अगर आपको कह दे कि बार नंबर 3 है तो इसका मतलब है कि इसका डायमीटर 3/8 इंच होगा। अगर बार नंबर 4 है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास डायमीटर जो है ये 4/8 होगा, ठीक है। तो इस तरह अगर बार नंबर 6 है तो आपके पास डायमीटर 6/8 इंच होगा। तो 6/8 को अगर आप सिंप्लीफाई कर दे तो 3/4 इंच बन जाता है। तो इसलिए इसकी जो डायमीटर है 3/4 इंच है। तो बेसिकली 3/4 इंच की जो बार है इट इज बार नंबर 6, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बार लिख दिया कि मेरे पास ये बार जो है ये बार नंबर है 6 नंबर बार, ठीक है। लेंथ ऑफ 1 बार जो है ये मेरे पास कितनी होगी, तो लेंथ ऑफ 1 बार को हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने इन डिटेल डिस्कस किया था कि लेंथ ऑफ 1 बार जो है हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल लेंथ हमारे पास था 80.25 फीट, ठीक है। और उसमें से फिर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया क्लियर कवर, क्योंकि एक क्लियर कवर जो है ये 1.5 इंच का था। तो 1.5 इंच ऑन वन साइड, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि मेरे पास दोनों साइड पे क्लियर कवर होगा, वो सब टिक कर दिया। फिर उसके बाद है 2 टाइम्स द 0.9375। ये 0.9375 जो है ये हमारे पास इस हुक का लेंथ है, ठीक है ना। और ये 0.9375 की वैल्यू कहाँ से आई है, और 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया हुआ कि एक साइड पे भी होगा दूसरे साइड पे भी होगा। और ये 0.9375 की वैल्यू कहाँ से आई है, ये ड्राइंग से हमने पिक की हुई थी कि आपके पास जो बार नंबर आपके पास गिवन होगा उसके मुताबिक वहाँ पे वो BC की वैल्यू मेंशन थी ABC की, तो उस BC को हमने ऐड कर दिया 90 डिग्री के हुक के लिए। तो हमारे पास वो आ रहा था 11.5 इंच। 11.5 इंच को अगर आप फीट में कन्वर्ट कर देता के पास 0.9375 फीट बन जाए। और फिर उसके बाद हमने लिखा हुआ है 4। ये 4 जो है असल में लैप लेंथ है, जिन जो बार्स को हमने लैप करना है, ठीक है ना, ओवरलैप करना है, क्योंकि 80 फीट तो आपके पास पॉसिबल नहीं है कि आपके पास इतना लेंथ होगा। तो 4 फीट जो है इसमें हमने ऐड कर दिया ये लैपिंग की लेंथ, ठीक है। और ये 4 फीट की लैपिंग की लेंथ जो है ये हमारे पास कहाँ से आई है, ये इस ड्राइंग में जो है यहाँ पे ये टेबुलर फॉर्म में हमारे पास मेंशन है।
कि देखें कि आगे पास जो लैप स्लाइस होगा, लैप लेंथ, उसमें आपने अगर इस केस में हमारे पास 3000 psi की कंक्रीट है और 40,000 psi की जो है ये यील्ड स्टील की यील्ड स्ट्रेंथ है। तो जो बार डायमीटर आपके पास होगा उस बार डायमीटर के मुताबिक आप यहाँ से वैल्यू पिक करते जाए। तो यहाँ पे हमारे केस में ये 3/4 इंच डायमीटर है, तो 48 इंच की वैल्यू मैंने पिक कर ली। तो 48 इंच बेसिकली बन रहा है 4 फीट, तो यहाँ पे इसे मैंने 4 फीट लिख दिया है, ठीक है। तो इस तरह लेंथ ऑफ वन बार को मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। वेट ऑफ बार को फाइंड करने के लिए जो फार्मूलाज हमने डिस्कस किए लेक्चर में, तो अब यहाँ पे जो फार्मूला मैं यूज कर रहा हूँ डेट इज D⁻² डिवाइड बाई 52.896। लेकिन ये बात याद रखें कि इस फार्मूला में हमने डी को है वो किस चीज में पुट करना पड़ता है। इस फार्मूला में डी हम पुट करेंगे किस चीज में, नंबर ऑफ बार में, ठीक है ना, डायमीटर नहीं, नंबर ऑफ बार। तो यहाँ पे इस फार्मूला को अगर आप देखें, इस फार्मूला को, तो ये जो I10 आपको नजर आ रहा है, ये जो हाईलाइटेड है, तो इस फार्मूला को यहाँ पे ये फार्मूला मैंने किस तरह से पुट किया हुआ है, लेट मी शो यू। किसी को पहले इक्वल टू प्रेस किया तो फार्मूला है D² डिवाइड बाई 52.896। तो डी जो है ये हमारे पास क्या है, डी जो है ये हमारे पास है, डी जो है यहाँ पे डायमीटर जो है ये डी, हमने बार नंबर पुट करना है। तो यहाँ पे हमने बार नंबर लिखे हुए, तो इसको मैं, इस सेल को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास इसके ऊपर जो है एक पावर लगा हुआ है। इसके ऊपर पावर के लिए शिफ्ट के साथ अगर आप 6 का बटन को प्रेस कर ले तो आपके पास ये पावर का निशान जो है ये बन जाएगा, ठीक है। तो पावर आपके पास, फिर इसके ऊपर हेड स्क्वायर, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 और ब्रैकेट, सॉरी यहाँ पे फॉर्मूला मैंने थोड़ा सा गलत इंटर कर दिया। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि डिवाइड बाई 52 है, 52.896, तो मैंने लिख दिया 52.896 सेंटर। तो ये हमारे पास वेट आ जाएगा 0.68 जो है ये हमारे पास वेट आ रहा है। वेट ऑफ स्टील बार क्या है, वेट ऑफ स्टील बार पर फुट। तो दिस इज द वेट ऑफ स्टील बार पर फुट, यानी अगर 1 फुट का टुकड़ा ले हम नंबर 6 बार का, तो उसका कितना वेट होगा, 0.68 पाउंड, ठीक है। और टोटल वेट को हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल वेट को, तो टोटल वेट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, टोटल वेट को, एक मिनट, लेट मी enlarge this a bit। अच्छा, तो टोटल वेट को हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, दिस इज वेट ऑफ स्टील बार पर फुट। तो अगर हमारे पास वेट ऑफ स्टील बार जो है ये पर फुट हमारे पास मौजूद है, यानी पर फुट हमारे पास मौजूद है, पाउंड पर फुट में हमारे पास मौजूद है, तो अगर उसके साथ हम लेंथ ऑफ बार को मल्टीप्लाई कर लें, मेरे पास टोटल वेट आ जाएगा किस चीज़ के लिए, एक बार के लिए। अगर हमने टोटल बार्स के लिए फाइंड करना हो तो उसके साथ क्या करेंगे, इस वैल्यू के साथ क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ बार्स भी मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ बार्स। तो ये यहाँ पे लिख दिया कि आपके पास वेट पर फुट जो है वेट है, और उसके साथ लेंथ ऑफ बार एक बार की चीज़, दिस विल बी द टोटल वेट, ठीक है। तो यहाँ पे इस फार्मूले में अगर ये जो हाईलाइटेड सेल आप लोगों को नजर आ रहे हैं, दीज आर द लेंथ ऑफ बार मल्टीप्लाई बाई द वेट ऑफ बार पर फुट। तो बार पर फुट के साथ अगर मैं लेंथ ऑफ बार को मल्टीप्लाई करूँ तो ये मेरे पास वेट आ जाएगा एक बार का, और उसके साथ टोटल नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि टोटल इस तरह के बार मेरे पास 9 है, तो मेरे पास टोटल वेट आ जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास टोटल वेट आ रहा है 526 पाउंड, ठीक है। इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा, फिर लास्ट में हमारे पास है शेप ऑफ बार। तो अब देख के 1 बाई 1 जो बीबीएस में हमने चीज़ें पढ़ी कि आपके पास बीम का एलिमेंट, आपने जो जिस बीम का एलिमेंट होगा वहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया। फिर आपके पास बार का मार्क कौन सा होगा, तादाद कितनी होगी, बार्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ बार्स कितने हैं, वो बार नंबर कौन सा है, और एक बार की लेंथ कितनी है, बार की वेट पर फुट कितनी है, टोटल वेट आपके पास कितनी आने वाली है, और आपके पास आपके पास जो बेंड शेप है वो आपके पास कितना कैसे होने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पे बेंड शेप जो है, यहाँ पे इस लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट के ड्राइंग में जब हम चले जाएं, बीम B7 के लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट को आप अगर देखें, तो हमारे पास जो टॉप बार होगा, तो टॉप बार जो है इस तरह, इस इंड के ऊपर इस तरह 90 डिग्री बेंड है, और इसी तरह ये यहाँ पे कंटिन्यूएशन लाइन है, लेकिन यहाँ इस तरह दूसरे इंड पे भी इस तरह बेंड होगा, ठीक है। तो हमारे पास इसकी जो बेंड शेप होगी वो इस तरह की होगी, ठीक है। तो इस तरह की बेंड शेप हमारे पास इस बार की होगी कि एक इंड पे भी इस तरह बेंड होगा, दूसरे इंड पे भी इस तरह बेंड होगा, और एक हुक का जो लेंथ है यहाँ पे हमने लिख दिया है 0.9375। तो इसके साथ आप इस लेंथ वगैरह को भी लिख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमने ऊपर 80 लिखा हुआ है, 80 की वैल्यू कहाँ से आई है, तो हमारे पास टोटल लेंथ जो है था ये 80.25 फीट था। अब 80.25 फीट में से हमने जो है
सब्ट्रैक्ट करना है क्लियर कवर्स को, तो मेरे पास बाकी रिमेनिंग लेंथ आ जाएगा। तो 1.5 इंच और 1.5 इंच इस साइड का जब आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपके पास 80 फीट की वैल्यू रह जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 80। अब जो नीचे बार्स है हमारे पास, बॉटम बार्स, वो दोनों, वो सब चीज़ें, सारे डिटेल्स हमारे पास सेम होंगे, ठीक है ना। 3 बार्स होंगे, इस तरह 3 एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ बार्स टोटल ना होंगे, वही बार नंबर 6 है, वही लेंथ होगा, वही वेट होगा, वही टोटल वेट आएगा। लेकिन जो बेंड शेप है वहाँ पर हमारे पास इस तरह, इससे डिफरेंट है। ड्राइंग में आप देखें तो आपके पास जो बॉटम बार है डेट इज इन दिस शेप, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बेंड शेप आपके पास होगा वो इससे डिफरेंट है। तो ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल इन्फोर्समेंट की बात हो गई कि हमारे पास जो बीम B7 की जिसकी हम बात करें, तो इसमें लॉन्गिट्यूडनल इन्फोर्समेंट के टॉप बार्स और बॉटम बार्स की बात कंप्लीट हो गई। अब हमारे पास है स्ट्रिप्स, कि स्ट्रिप्स को हम किस तरह से यहाँ पे BBS में इसकी शेप वगैरह किस तरह से और इसकी कैलकुलेशन किस तरह करेंगे। तो बीम B7 में हमारे पास है स्ट्रिप रिइंफोर्समेंट, तो मैंने नाम दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, बीम B7 स्ट्रिप रिइंफोर्समेंट, और लेंथ ब्रैकेट में साथ इसलिए मेंशन किया हुआ है कि हमारे पास जिस बीम की हम बात करें B7 उसकी लेंथ 80.25 फीट है। मैंने नाम यहाँ पे दिया हुआ है B7S1। B7S1 अपने आसानी के लिए दिया हुआ है कि B7 बीम में से स्ट्रिप की बात कर रहा हूँ, तो B7S1 नाम मैंने दे दिया है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कितने थे B7 के, हमारे पास 3 थे इस तरह के बीम्स जिसकी लेंथ 80.25 फीट थी। नंबर ऑफ बार्स को हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ बार्स को कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला है दैट इज लेंथ डिवाइड बाय द सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग प्लस 1, ठीक है ना। तो लेंथ जो है ये हमारे पास 80.25 फीट है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 80.25 फीट, ठीक है। फिर स्पेसिंग जो है ये हमारे पास, स्पेसिंग जो है यहाँ पे मेंशन है हमारे पास कि स्पेसिंग इज एट द रेट 4 इंच सेंटर टू सेंटर। तो मेरे पास जो है स्पेसिंग जो है ये 4 इंच सेंटर टू सेंटर है। 80.25 जो है ये फीट में है, तो नीचे भी मैंने फीट में ही वैल्यू लिखनी है, तो इसलिए 4 डिवाइड बाई 12 को मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है ताकि 4 डिवाइड बाई 12 से ये फीट में कन्वर्ट हो जाए। तो फीट में कन्वर्ट होने के बाद 80.25 डिवाइड बाई दिस वैल्यू बन जाए। 4 डिवाइड बाई 12 से आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास आएगी 0.3333 समथिंग, ठीक है ना। 4 डिवाइड बाई 12 से आपके पास वैल्यू 0.3333 आई। तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं और आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि 4 डिवाइड बाई 12, ठीक है। और फिर +1 जो है ये फार्मूला का है, और इसके बाद इसके ऊपर हमने एक राउंड अप कमांड को यूज़ किया हुआ है, क्योंकि आपके पास यूजुअली अगर नंबर ऑफ बार्स आपके पास डेसिमल पॉइंट्स में आ रहे हैं तो डेसिमल पॉइंट्स में नंबर ऑफ बार्स जो है आपके पास पॉसिबल नहीं हो सकते, तो इसलिए इसके ऊपर हमने राउंड अप कमांड यूज़ किया हुआ है। राउंड अप का मतलब ये है अगर हमारे पास 250.2 वैल्यू आ रही है तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा शो होगा वो 251 शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ बार्स आ रहे हैं वो हमारे पास आ रहे हैं 242। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। टोटल नंबर ऑफ बार्स को किस तरह हमने फाइंड किया हुआ है, ये 726 की वैल्यू जो हमें नजर आ रही है। एनीवन? जी, टोटल नंबर ऑफ बार्स को हमने सर किस इसको तरह 3 से मल्टीप्लाई किया ना, एग्जैक्टली नंबर ऑफ एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया। जी जी बिल्कुल। तो टोटल नंबर को हम क्या, तो जो नंबर ऑफ बार्स एक एलिमेंट में है उसको नंबर ऑफ एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ बार्स आ जाएंगे, ठीक है। बार नंबर कौन सा है, तो बार नंबर यहाँ पे देखिए कि दिस इज 3/8 इंच डायमीटर बार। तो 3/8 इंच डायमीटर का मतलब है कि 3 बाई के बार नंबर 3 है हमारे पास, तो यहाँ पे हमने बार नंबर 3 लिख दिया, ठीक है। लेंथ ऑफ 1 बार जो है ये हमारे पास कितना है, तो लेंथ ऑफ 1 बार जो है ये हमारे पास एक बार की लेंथ को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो तो एक स्ट्रिप की लेंथ को हमने कैलकुलेट करने के लिए ये इक्वेशन यूज किया था। अब इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो है 12 - 1.5 - 1.5 ये वैल्यू कहाँ से आई है, एक दफ़ा मैं फिर से बता देता हूँ कि दिस इज 12 इंच। तो क्लियर कवर एक इस साइड पे होगा, एक इस साइड पे होगा, ठीक है ना। तो 12 इंच ये डायमेंशन है और 12 इंच इस तरह ये डायमेंशन भी होगा कॉलम बीम का। तो 12 - 1.5 - 1.5 और इस साइड पे भी है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 12 - 1.5 - 1.5 क्लियर कवर और 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आप देखें तो ये बीम का जो ये डायमेंशन है डेट इज 13 इंच और 5 इंच। तो 13 और 5 जो है ये टोटल हमारे पास 18 इंच है। अब 18 इंच में से क्लियर कवर ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे और एक ही क्लियर कवर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अब 18 इंच में से क्लियर कवर ऊपर का सब्ट्रैक्ट कर दिया और नीचे का सब्ट्रैक्ट कर दिया, और 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमारे पास 2 साइड देना है, एक बीम का ये साइड हो गया और एक बीम का ये साइड हो गया। फिर उसके बाद इसमें है ये 2 टाइम्स दिस इज 6 मल्टीप्लाई बाई 0.375। ये 6 मल्टीप्लाई बाई 0.375 जो है ये असल में इस हुक की लेंथ है। ये जो सिग्मा हुक है ना 135 डिग्री की जो हुक है ये लेंथ है इसकी।
ये हमारे पास ड्राइंग में मेंशन था कि हमारे पास 6 टाइम्स डाया अब बार जो है इतना जो है हमने यहाँ पे देखे, तो 6 टाइम्स डाया अब बार जो है ये हमने यहाँ पे हुक देना होगा, ठीक है ना। तो 6 टाइम्स डाया बार जो है मेरे पास इस केस में बन रही है 6 टाइम्स डाया बार जो है ये 3/8 इंच है, जो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3/8 इंच। तो 3/8 इंच फीट में 0.375 बन रही। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 6 टाइम्स डाया बार हो गया। 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया गया है क्योंकि हमारे पास 2 हुक्स है, ठीक है। फिर उसके बाद है ये माइनस की वैल्यू -5 टाइम्स दिस वैल्यू। अब ये किस चीज़ के लिए वैल्यू है, आपके पास जो बार है इसमें आपके पास बेंड्स होते हैं, जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि आपके पास अगर 90 डिग्री के बेंड हो तो आपके पास उसके लिए डिडक्शन 2 टाइम्स डायमीटर होगा। 135 डिग्री की बेंड हो तो आपके पास डिडक्शन जो है ये होगा आपके पास 3 टाइम्स डी होगा। 3D। तो यहाँ पे इस बीम को अगर आप देखें तो एक 90 डिग्री की बेंड 2 3 तीन 90 डिग्री के बेंड है, और इस इनके ऊपर इस बार के एक सिरे को हमने 135 डिग्री के ऊपर बेंड किया हुआ है और दूसरे सिरे को 135 डिग्री के ऊपर बेंड किया हुआ है। तो 90 डिग्री के कितने बेंड्स हो गए 3, और 135 डिग्री के कितने हो गए 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मेरे पास कितने बेंड्स है, 3 बेंड जो है वो 90 डिग्री के थे, तो 3 मल्टीप्लाई बाई, और एक 90 डिग्री के बेंड के लिए हमने डिडक्शन करनी है 2 टाइम्स द डायमीटर ऑफ बार। डायमीटर ऑफ बार इज 0.375 फीट। तो ये मेरे पास इसका रिडक्शन हो गया, ठीक है ना। तो ये मेरे पास रिडक्शन हो गई 90 डिग्री के बेंड्स के लिए। माइनस इसमें हमारे पास 135 डिग्री के बेंड्स भी है, तो माइनस 135 डिग्री के बेंड्स हमारे पास कितनी है 2, मल्टीप्लाई बाई एक बेंड का जो रिडक्शन है दैट इज 3 टाइम्स डायमीटर, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 0.375 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया रिडक्शन, ये रिडक्शन हो गया 3 बेंड जो है हमारे पास 90 डिग्री के है 1 2 3, तो ये उसकी रिडक्शन हो गई, और ये रिडक्शन जो है ये 2 बेंड जो है हमारे पास 135 ये उसकी रिडक्शन हो गई। दिस विल बी द टोटल लेंथ ऑफ वन बार विच इज 4 फीट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि हमारे पास 4 फीट जो है ये टोटल, दिस इज द लेंथ ऑफ द बार। तो एक बार की जो लेंथ हमारे पास आ रही है, एक बार का मतलब एक स्ट्रिप का जो लेंथ हमारे पास आ रहा है दैट इज 4 फीट, यानी 4 फीट जो है ये मेरे पास लेंथ का मतलब ये है कि हमारे पास 4 फीट का जो लेंथ है ये हमारे पास स्ट्रेट बार की लेंथ है। तो इसको इस तरह से हम बेंड करेंगे, बेंड करने के बाद हमारे पास जो लास्ट में इसकी शेप बनेगी स्ट्रिप, तो ये बन जाएगी। तो इस तरह के स्ट्रिप को बनाने के लिए मुझे 4 फीट लेंथ ऑफ बार चाहिए, ठीक है। फिर वेट की बात आ रही, तो वेट तो हमारे पास ज्यादा नहीं लेंथ इसकी 4 फीट ज्यादा सर, बहुत ज्यादा नहीं है। नहीं, बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि आप अगर देखें तो आपके पास जो बीम है ना वो आपके पास इस तरह का बना हुआ है, ठीक है, जिसकी ये डायमेंशन 18 इंच थी और ये डायमेंशन हमारे पास थी 12 इंच, ठीक है। अब अगर आप देखें तो आपके पास लेंथ जो है स्ट्रिप पहले इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इसमें हुक्स भी है, ठीक है। अब अगर स्टिल से 1.5 इंच ये क्लियर कवर मैं माइनस कर दूँ और 1.5 इंच जो है ये क्लियर कवर ये मैं माइनस कर दूँ, तो रफली बता रहा हूँ, तो ये साइड 9 इंच बन जाएगा, ये साइड भी 9 इंच बन जाएगा, ये साइड सॉरी दिस विल बी 9 इंच एंड दिस विल बी 9 इंच। अब यहाँ पे 18 से 1.5 ये साइड माइनस कर दे और 1.5 ये साइड माइनस कर दे, तो इसका लेंथ कितना बन जाएगा 15 इंच बन जाएगा, ठीक है। और इस साइड का लेंथ कितना बन जाएगा, वो भी 15 इंच बन जाएगा। तो 15 इंच और 15 इंच हमारे पास 30 इंच हो गए, और 9 इंच और 9 इंच 18 इंच हो गए। तो 30 + 18 इंच इज इक्वल टू ये 48 इंच। लेकिन ये एक रब बता रहा हूँ क्योंकि इसमें फिर वो हुक्स की लेंथ जब आप ऐड करेंगे और रिडक्शन करेंगे तो आपके पास इतनी ही वैल्यू आ रही है, तो इसलिए हमारे पास इसकी लेंथ 4 फीट ही आएगी, क्योंकि ये असल में एक राउंडेड शेप में है। तो जब आप इस बार को अगर ओपन कर दे वापस तो आपके पास इस तरह बन जाएगा 4 फीट का, ठीक है। यस सर, थैंक यू। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमारे पास है वेट ऑफ बार। तो वेट ऑफ बार तो जिस तरह हमने यहाँ पे फार्मूला पुट किया हुआ था, इस फार्मूला को एक कर्सर जो है आपको यहाँ पे कर्सर नजर आए, एक इस तरह का कर्सर है और एक ये है। तो जब आपके पास इस तरह का ब्लैक बन जाए, ठीक है ना, इस कर्सर के बजाय आपके पास अगर इस तरह का कर्सर बन जाए तो इसको सिर्फ आप इस तरह से इस फार्मूला को यहाँ से आप इस सरिक करके नीचे ड्रैग कर लें, यानी फर्ज करके यहाँ से मैं डिलीट कर दूँ ये वैल्यूज, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने फार्मूला इनपुट किया हुआ है, तो इस जगह से ड्रैग करने का मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली इन दोनों सेल्स के ऊपर ये फार्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये सेल जो है ऑटोमेटिकली जो है ये
रिस्पेक्टिव सेल से वैल्यू पिक करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो है रिस्पेक्टिव सेल से वैल्यू पिक करेगा, ठीक है। एंड दिस वन इज नोन एज रिलेटिव रेफरेंसिंग। इफ यू रिमेंबर पहले इंट्रोडक्शन क्लास में जिस तरह हमने एक्सेल के ऊपर प्रैक्टिस किया था, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था एब्सोल्यूट रेफरेंसेस और रिलेटिव रेफरेंसेस। तो दिस वन इज रिलेटिव रेफरेंसेस, ठीक है। यस सर। तो वेट ऑफ स्टील बार जो है, टोटल वेट ऑफ स्टील बार हम किस तरह फिर फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास जो है जिस तरह इससे पहले डिस्कस किया कि हमारे पास लेंथ ऑफ बार जो है ये हमारे पास मौजूद है 4 फीट है, वेट ऑफ बार पर फुट मौजूद है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक स्ट्रिप का वेट आ जाएगा, नंबर ऑफ स्ट्रिप से मल्टीप्लाई करें तो टोटल स्ट्रिप्स का वेट आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास हो गया टोटल स्ट्रिप का वेट। तो यहाँ पे जो है मैं इज इक्वल टू प्रेस करने के बाद अगर मैं लिख दूँ सम कमांड को यूज करने के बाद अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ और इस सेल रेंज को मैं सेलेक्ट करूँ, ब्रैकेट को क्लोज कर दूँ, एंटर प्रेस कर दूँ, तो दिस इज द टोटल वेट ऑफ, अगर इसको मैं थोड़ा सा इस सेल को हाईलाइट कर दूं आपके लिए कि ये जो हाईलाइटेड सेल है हमारे पास ये, तो दिस इज द टोटल वेट, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या आ रहा है, टोटल वेट। टोटल वेट हमारे पास इतना आ रहा है। तो इतने वेट का हमें क्या चाहिए, इतने टोटल वेट का सरिया जो है ये हमें चाहिए बीम B7 में 80.25 फीट जिसकी लेंथ है और तादाद 3 है। तो 3 तादाद 80.25 फीट के बीम B7 के लिए टोटल रिइंफोर्समेंट इंक्लूडिंग स्ट्रिप्स इंक्लूडिंग द लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट, इतना वेट जो है इसके ऊपर हमारा सरिया खर्च होने वाला है, ठीक है। सर जी सर ये शेयर रिइंफोर्समेंट क्या होता है सर बीम के लिए? शेयर रिइंफोर्समेंट, यस सर। अच्छा ये अभी आप लोग RCD में पढ़ रहे हैं या नहीं? नहीं सर। नहीं आप पढ़ रहे होंगे, चले अगर पढ़े भी नहीं भी है तो चले मैं बता देता हूँ। अच्छा अगर आपको जिस तरह हम बात करते हैं ना कि हमारे पास एक लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट होती है, ठीक है ना, और एक इसमें जो स्ट्रिप्स लगे होते हैं, तो असल में ये लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट है, एक लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट कहा जाता है। और लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट को जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये लगाया गया होता है, दिस इज नोन एज ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट एज वेल एज शेयर रिइंफोर्समेंट, ठीक है ना। इसको शेयर रिइंफोर्समेंट भी कहा जाता है और ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये जो स्ट्रिप्स लगे होते हैं बीम के केस में या कॉलम के केस में जिसको हम टाइज कहते हैं, तो these ties are basically known as the transverse reinforcement as well as the shear reinforcement। अब ये shear reinforcement है क्या चीज़, अगर आपको याद हो जिस तरह आपने shear force और bending moment डायग्राम ड्रा किए थे, तो shear force और bending moment डायग्राम जब आपने ड्रा किए थे, अगर फर्ज करें इसकी shear force डायग्राम को मैं ड्रा कर दूं, तो मेरे पास इसकी shear force डायग्राम अगर इस तरह बन रही थी, ये मेरे पास इसके ऊपर एक UDL लोड लगा हुआ है, ठीक है ना, UDL एक सिम्पली सपोर्टेड बीम है। तो दिस इज द shear force डायग्राम, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है ये हमारे पास इस बीम का इस तरह बनेगा, दिस विल बी द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इस तरह की एक कर्व सी शेप बन जाती है। तो अब इस शेयर की वैल्यूज को इस शेयर फोर्स डायग्राम में जो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू होती है, उसके अगेंस्ट जो है आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उस वैल्यू को आप पिक कर लेते हैं कि मेरे पास जो मैक्सिमम शेयर की वैल्यू आ रही है वो इतनी आ रही है, और उसके मुताबिक फिर आप डिज़ाइन कर लेते हैं कि आपके पास इस कितना रीइंफोर्समेंट होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली दिस शेयर फोर्स डायग्राम इज यूज टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेट स्टेप्स, कि आपके पास इसमें जो स्टेप्स है ना वो कितने होंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली दिस शेयर फोर्स डायग्राम इज यूज टू कैलकुलेट दी स्टेप्स, कि आपके पास कौन सा स्टेप होगा और कितने होंगे, इसकी स्पेसिंग कितनी होगी। और जो आपके पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, इस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में जो मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास है उस मैक्सिमम वैल्यू को मैं पिक कर लूंगा, उस मैक्सिमम वैल्यू के अगेंस्ट मैं डिजाइन कर लूंगा, एरिया ऑफ स्टील फाइंड आउट कर लूंगा और नंबर ऑफ बार्स। तो दिस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज बेसिकली यूज्ड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स, ठीक है। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। यस सर। सर ये स्लेब के लिए कैसा होगा ये सर शेयर रिइंफोर्समेंट? स्लेब में शेयर एनफोर्समेंट आपके पास नहीं होती, उसकी वजह यह है कि आपके पास स्लेब के ऊपर जो है वो शेयर डिमांड, अगर आपके पास स्लेब जो है ये हमारे पास एक स्लेब है एंड दिस इज सपोर्टेड ऑन अ बीम, ठीक है ना। तो स्लेब के केस में आपके पास जो है यूजुअली 99.99% केसेस यूजुअली आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि आप इसको शेयर एनफोर्समेंट के लिए चेक कर ले। उसकी वजह यह है कि आपके पास इसकी डिप जो है आपके पास जो डिप बन जाती है स्लेब की इंक्लूडिंग बीम, आपके पास इतनी बन जाती है कि उसकी शेयर कैपेसिटी जो है शेयर कैपेसिटी ऑफ कंक्रीट इज मोर देन डेट ऑफ द शेयर डिमांड, जो शेयर फोर्स आ रहा है तो उससे ज़्यादा होती है, तो इसलिए स्लेब में शेयर रिइंफोर्समेंट नहीं दी जाती, ठीक है।
ठीक है सर। और कॉलम में भी आपके पास शेयर इन्फोर्समेंट होती है, बीम में भी आपके पास शेयर इन्फोर्समेंट होती है, फाउंडेशन में भी आपके पास शेयर इन्फोर्समेंट इसलिए नहीं होती क्योंकि फाउंडेशन की जो डेप्थ है वो आपके पास यूजुअली 12 इंच होती है। तो कंक्रीट जो है उसकी कैपेसिटी इतनी हो जाती है, अगर आप फार्मूला को जो एसीआई के फार्मूला है ना उसको अगर आप पिक कर ले और आप उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करें और फिर जो शेयर फोर्स डायग्राम आपने प्लॉट किया हुआ है उसके मैक्सिमम वैल्यू से आप कंपेयर कर लेना, तो आपके पास जो शेयर कैपेसिटी ऑफ कंक्रीट डेट विल बी शेयर मोर देन डेट ऑफ द शेयर डिमांड। तो अगर आपके पास कंक्रीट की खुद की कैपेसिटी शेयर डिमांड से ज्यादा है तो रीइंफोर्समेंट देने की क्या जरूरत है, पैसे क्यों खर्च करें हम आपने। ठीक है, ठीक है सर। ओके, अच्छा जी, सर जी जी जी, the skin reinforcement सर जी मुझे सर पर प्रोवाइड करो सर जी। अच्छा जी, अच्छा तो माशाल्लाह बड़े आजकल आप लोग जो है सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है, आप स्किन रीइंफोर्समेंट के बारे में भी जानने लगे हैं जी। अच्छा, बाय द वे ये सारा डिस्कशन जो है ये रीइंफोर्समेंट की डिज़ाइन के सब्जेक्ट का है, लेकिन चलिए मैं इसलिए डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में अगर किसी चीज़ की समझ नहीं हो तो आप लोगों के लिए क्लियर हो जाए। असल में अगर आपने नाम सुना हो तो एक तो बन जाते हैं बीम, फिर एक आपके पास होते हैं डीप बीम्स। डीप बीम्स कौन से बीम्स होते हैं? डीप बीम्स जो है वो बीम्स होते हैं जिसकी डिप्थ आपके पास कंसिडरेबली मोर हो। तो अब आपके पास कौन सा बीम जो है उसको डीप बीम कहा जाएगा। तो इसके लिए एक फार्मूला है कि लेंथ टू डेप्थ जो है ये आपके पास इस इतना रेशो होना चाहिए। अब मुझे उसकी वैल्यू याद नहीं है कि आपके पास लेंथ टू डेप्थ जो है वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है ना। लेंथ टू डेप्थ मेरे ख्याल में 3 फीट या 3 की वैल्यू है या इस तरह को जो भी है, बहरहाल मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। लेकिन मतलब ये है कि आपके पास अगर फर्ज करें बीम की लेंथ जो है वो 10 फीट हो और आपके पास बीम की डेप्थ जो है वो 5 फीट हो, यानी 5 फीट की डेप्थ हो, यानी 60 इंच की उसकी डेप्थ हो, ठीक है ना। इस तरह के अगर आपके पास एक बीम हो तो ये आपके पास एक इंतहाई जिसकी डेप्थ इंतहाई ज़्यादा है, तो इस तरह के बीम को डीप बीम कहा जाता है। अब इसमें अगर आप एक रीइंफोर्समेंट यहाँ पे टॉप बार्स दिए जाते हैं और एक यहाँ पे बॉटम रीइंफोर्समेंट यहाँ पे एक बार दी जाती है, ठीक है। अब चूंकि इस बीम का डेप्थ इंतहाई ज़्यादा है, अगर क्रैक यहाँ पे इनिशिएट हो जाए, यहाँ पे क्रैक इनिशिएट हो जाए और इस बार से पास हो जाए, ठीक है ना, यहाँ पे इन दोनों बार से दरमियान आपके पास कंक्रीट पास हो जाए इस यहाँ पे, क्योंकि इसके ऊपर जब लोड आएगा ट्रांसवर्स लोड आएगा तो बीम इस डायरेक्शन में इस तरह बेंड होना शुरू होगा। अब यहाँ अगर इस क्रैक इनिशिएट हो जाए और तो क्रैक जो है ऊपर आना शुरू हो जाए तो यहाँ पे फेलियर जो है बहुत एब्रप्टली होगा, बहुत तेजी से फेलियर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई और रीइंफोर्समेंट बार है ही नहीं। तो इस एब्रप्ट फेलियर को रोकने के लिए डीप बीम में जो है इसके मिड के ऊपर भी एक रीइंफोर्समेंट दी जाती है जिसको कहा जाता है स्किन रीइंफोर्समेंट, ठीक है ना। और ये स्किन रीइंफोर्समेंट जो है इसके लिए फार्मूलाज मेंशन होते हैं कोड में कि मिनिमम आपने इतना स्किन रीइंफोर्समेंट देना होता है। तो ये फार्मूलाज मुझे तो सारे चीज़ों का फार्मूलाज याद नहीं है, तो कोर्स वगैरह में आप देख लिया करें कि आपके पास जो स्किन रीइंफोर्समेंट है उसके आपके पास मिनिमम आपने कितना देना होता है, ठीक है ना। तो उसके बाद तो इसलिए यहाँ पे एक मिनिमम रीइंफोर्समेंट हम दे देते हैं जिसको कहा जाता है स्किन रीइंफोर्समेंट। तो बेसिकली स्किन रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन डीप बीम्स। इज इट क्लियर? यस सर, थैंक यू सर। ओके जी, अच्छा जी, तो ये हमारे पास हो गया बार बेंडिंग स्केड्यूल ऑफ बीम B7, ठीक है ना। तो इस तरह वेरियस स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स के लिए हम बार बेंडिंग स्केड्यूल को डेवलप कर सकते हैं। ये अच्छा, यहाँ पे आप देखें तो ये मैंने लिखा हुआ है, इस शीट को मैंने नाम दिया हुआ है बार बेंडिंग स्केड्यूल BBS ऑफ बीम। इसको मैं थोड़ा सा रिनेम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो वेरियस शीट्स आपके पास होंगे ना उसको आप नाम भी दे सकते हैं और उनको कलर्स भी दे सकते हैं। तो यहाँ से आप रिनेम कर सकते हैं और यहाँ से आप कलर्स भी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए कलर्स दिए हुए हैं कि और जो शीट आपने सेलेक्ट किया होगा उसका कलर आपको नजर नहीं आएगा। अब जिस तरह स्लेब का कलर रेड है लेकिन इसको अगर आप सेलेक्ट करें तो नजर नहीं आएगा, थोड़ा सा लाइट नजर आ रहा है। इसको अगर आप सेलेक्ट करें थोड़ा सा लाइट नजर आएगा, ठीक है ना। तो अब अगर इसको मैंने कलर्स भी दिए हुए तो येलो कलर का मतलब ये है कि जब भी मेरे पास टेप का येलो कलर होगा ताकि मुझे थोड़ा सा अंदाजा हो कि यहाँ पे बीम्स की बात हो रही है, यहाँ पे स्लेब्स की बात हो रही है, यहाँ पे सारा। तो आप अलग-अलग कलर्स भी दे सकते हैं और उसको नाम्स भी दे सकते हैं, ठीक है। तो दिस वन वाज BBS ऑफ बीम। अब अगर हम BBS ऑफ स्लैब के ऊपर चले जाएं तो बार बेंडिंग स्केड्यूल ऑफ स्लैब में अब हमारे पास जो बार डिजिग्नेशन है M1 M2 MT1 MT2 ये हमारे पास, ये मैंने कंप्लीट नहीं बनाया हुआ, ठीक है ना, सिर्फ यहाँ तक बनाया हुआ। तो M1 जो है बार डिजिग्नेशन M1 जो था ये हमारे पास कौन सा था, यहाँ पे ड्राइंग्स में आप देखें तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारे पास मेंशन थे, दिस इज M1। M1 रीइंफोर्समेंट जो है ये मेरे पास ये रीइंफोर्समेंट है जो इस डायरेक्शन में जा रही है। ओ बार जो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं डेट इज M1 रीइंफोर्समेंट। और उसके डिटेल्स यहाँ पे मेरे पास लिखे गए हैं कि 1/2 इंच डायमीटर है,
हाफ इंच का मतलब ये है कि नंबर 4 बार है और उसकी स्पेसिंग जो है ये चेंज सेंटर टू सेंटर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है ये हमारे पास कितने होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है अगर आप इस स्लैब को देखें, इस स्लैब को अगर आप देखें तो इस स्लैब के ऊपर ये जो इस वन लगा गया है, तो सारों के ऊपर इस वन लिखा गया है। इसका मतलब है कि सारे बीम्स में के जो डिटेल्स है ये आपके पास जो M1 एनफोर्समेंट है वो सब के लिए आपके पास सेम है, ठीक है ना। यानी आपके पास यहाँ पे देखिए S1 पैनल आपके पास कौन सा है, S1, तो S1 सब पैनल एक जैसे हैं, तो इसलिए हम सिर्फ एक कंप्लीट पैनल को कंसिडर कर देंगे और एक कंप्लीट पैनल इज 82.3 फीट 82 फीट 3 इंच और इस तरह ये है 34 फीट 10.5 इंच, ठीक है। तो मेरे पास सिर्फ एक पैनल बच गया, तो इसलिए मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे लिख दिए 1। फिर नंबर ऑफ बार्स मेरे पास कितने होंगे, तो नंबर ऑफ बार को कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला है दैट इज लेंथ ऑफ टोटल लेंथ डिवाइड बाय सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग प्लस 1। यहाँ पे जो लेंथ की वैल्यू अब आपने लिखनी है यहाँ पे, इस तरह मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि याद रखिए कि लेंथ यानी जिस तरह बीम के केस में, ताकि पास ये बीम हो गया ना, ये बीम, तो इस बीम के लेंथ को जो है इसके सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग के ऊपर आप डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास स्लैब हो, स्लैब अब दीज आर द रीइंफोर्समेंट बार्स ऑफ स्लैब, ठीक है। इस तरह आपके पास रीइंफोर्समेंट बार्स होंगे और इस तरह इस डायरेक्शन में आपके पास रीइंफोर्समेंट बार्स होंगे। तो अब ये जो नंबर ऑफ बार्स है कि आपके पास ये जो नंबर ऑफ बार्स है इसको आप किस तरह कैलकुलेट कर देंगे। हमारे पास यूजुअली जो हमारे पास जो डिटेल्स गिवन है डेट इज सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, कि आपके पास सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है 6 इंच सेंटर टू सेंटर, ठीक है। तो मेरे पास 6 इंच सेंटर टू सेंटर है और मैंने अब कौन सा डायमेंशन यूज करना है, ये डायमेंशन। तो ये डायमेंशन जो है ये आपके पास परपेंडिकुलर है टू द बार्स। इस बार को अगर आप देखें तो ये डायमेंशन इसका परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो ये डायमेंशन मेरे पास ड्राइंग में कितना था, 34 फीट 10.5 इंचेस, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए वैल्यू, देखिए 34 फीट 10.5 इंचेस, ठीक है। मेरे पास 34 फीट 10.5 इंचेस जो है ये मेरे पास ये डायमेंशन है। तो आपके पास जो बार्स होगा ना उस बार की कैलकुलेट करने के लिए उसका परपेंडिकुलर जो डायमेंशन होगा आप यूज करेंगे। अब इस तरह जिस तरह इन बार्स को अगर मैंने कैलकुलेट करना हो तो इन बार्स के लिए जो है मेरे पास इसका परपेंडिकुलर डायमेंशन कौन सा होगा, दिस वन। तो इस ये डायमेंशन जो है यहाँ पर हमारे पास लिखा गया है कि दिस डायमेंशन इज 82 फीट 3 इंच, देखिए 82 फीट 3 इंच, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये जो डायमेंशन होगा दैट विल बी 82 फीट 3 इंच। तो मैंने यहाँ पे इसलिए 34.875 10.5 इंच को फीट पे कन्वर्ट करें तो 0.875 बनेगा। तो 34.875 डिवाइड बाय द सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग गिवन इज चेंज सेंटर टू सेंटर, तो चेंज इन फीट बिकम 0.5। ये देखें यहाँ पे चेंज सेंटर टू सेंटर, तो चेंज बिकम 0.5, तो यहाँ लिख दिया +1 फार्मूला का इंटरप्रेस कर दिया। तो दीज आर द नंबर ऑफ बार्स, तो नंबर ऑफ बार्स हमारे पास आ रहे हैं 7.75। तो 7.75 नंबर ऑफ बार्स तो पॉसिबल नहीं है, या 70 होंगे या 71 होंगे। तो यहाँ पे आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, राउंड अप कमांड को यूज कर ले, राउंड अप। फिर उसके बाद आप यहाँ पे ब्रैकेट भी शुरू करें, क्योंकि ये जो पहले से ब्रैकेट मैंने लगाया हुआ था ये इस फार्मूला के लिए था, ठीक है ना। अभी पहले से मैंने ब्रैकेट शुरू कर दिया, अब लास्ट में कामा के बाद मैंने 0 लिख दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये ब्रैकेट क्लोज करना था इस ब्रैकेट के लिए, ठीक है ना। और कामा के बाद 0 का मतलब ये था कि सॉफ्टवेयर को मैं राउंड अप कमांड समझा सकूं कि मेरे लिए आपने इस वैल्यू को राउंड अप करना है डिसिमल पॉइंट के बाद 0 डिजिट तक, यानी मुझे डिसिमल पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं चाहिए। सॉफ्टवेयर समझ गई है हमारी बात और हमने उसने राउंड अप कर दिया है डाटा 71, ठीक है। क्योंकि पहले वैल्यू मेरे पास आ रही थी 7.75, अब मेरे पास वैल्यू आ रही है 71, ठीक है। इस तरह इसके ऊपर भी आप राउंड अप कमांड को यूज कर सकते हैं। टोटल नंबर हमारे पास कितने होंगे, अब हमारे पास टोटल नंबर भी 71 होंगे, क्योंकि हमारे पास ये जो रीइंफोर्समेंट है स्लैब की, तो वन रीइंफोर्समेंट जो है एक एंड से लेके दूसरे एंड तक जा रही है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही पैनल है, तो एक पैनल का मतलब है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बार्स भी 71 होंगे। बार नंबर कौन सा है, कि हमारे पास बार नंबर जो है ये 4 है, यहाँ पे जिस तरह हमारे पास मेंशन था यहाँ पे कि हमारे पास बार जो है डेट इज हाफ एन इंच। तो हाफ एन इंच कौन सा बार होता है, हाफ एन इंच हमारे पास होता है बार नंबर 4। तो यहाँ पे मैंने बार नंबर 4 लिख दिया। लेंथ ऑफ वन बार को हमने इससे पहले भी डिस्कस किया कि 85.875 की वैल्यू मेरे पास किस तरह से कैलकुलेट हुई है, तो वही तरह उसी तरह हमने यहाँ पे लिख दिया है कि हमने इस तरह से कैलकुलेट किया।
वेट ऑफ बार को भी हमने डिस्कस किया कि d पावर 2 डिवाइड बाई 52.896 फार्मूला से हम वेट को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यही बात याद रखें कि यहाँ पे d को हमने नंबर ऑफ बार के में पुट करना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं नंबर ऑफ बार की बजाय यहाँ पे बार डायमीटर पुट करना चाहता हूँ, बार डायमीटर, ठीक है, तो आप बार डायमीटर आप पुट करना चाहते हैं तो ठीक है, यहाँ पे आप बार नंबर 4 की जगह आप लिख दें कि ये मेरे पास 0.5 इंच जो है ये मेरे पास बार की डायमीटर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये देखें कि ये फार्मूला जो है अब इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो ये फार्मूला अब इसके लिए आप फार्मूला पहले से खुद डिराइव कर ले जाओ के पास, तो यहाँ पे ये वैल्यू डिफरेंट होगी, तो वो फार्मूला यहाँ पे आप पुट कर ले, तो आपके पास जो कैलकुलेशन होगी आपके पास, फिर यहाँ पे आप डायमीटर इंच में पुट करते जाए, आपके पास यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट होती जाएगी, ठीक है। और टोटल वेट को हम कैलकुलेट कर लेंगे। और हमारे पास जो मेन बार्स है ना, अब ये बॉटम बार्स रिइंफोर्समेंट है, बॉटम रिइंफोर्समेंट के मेन बार्स हमारे पास है 1 है, और बॉटम रिइंफोर्समेंट के जो डिस्ट्रीब्यूटेड बार्स है, डिस्ट्रीब्यूटेड बार्स वेट आर M2, जिसको डिजिग्नेशन दिया गया है M2 का, ये M2, ठीक है। M2 हमारे पास कौन सी रिइंफोर्समेंट है, M2 एस दिस रिइंफोर्समेंट, ठीक है। तो अब ये रिइंफोर्समेंट का जो केज होगा ये हमारे पास किस तरह बनेगा, जो बॉटम रिइंफोर्समेंट है। अब जो बॉटम रिइंफोर्समेंट है ना, ये एक 3 डायमेंशन व्यू में अगर बनाना चाहूँ तो मेरे पास इस तरह के बार्स होंगे, और इस तरह इसके ऊपर जो है ये बार्स इस तरह जा रहे होंगे, ठीक है ना, इस तरह के बार्स होंगे। तो ये दोनों हमारे पास बॉटम बार्स है और दोनों की शेप जो है हमारे पास इस तरह बन रही है, ठीक है। लेकिन दोनों शेप्स हमारे पास इस तरह बन रही है बेंड शेप, लेकिन इसके लेंथ जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें एक की लेंथ हमारे पास इतनी आ रही है, दूसरी की लेंथ इतनी आ रही है, 36.5 आ रही है। तो यहाँ पे ये वैल्यू मैं करेक्ट कर देता हूँ, 36.5, ये 36.5 टोटल है, सॉरी। अच्छा, दोनों के जो बेंड शेप्स होंगे वो आपके पास इस तरह के होंगे, तो यहाँ पे इसके साथ हमने लेंस वगैरह भी मेंशन कर दिए कि हमारे पास इसके लेंस वगैरह कितने होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम एक स्लैब के बार बेंडिंग स्केड्यूल को डेवलप कर सकते हैं। इस तरह हम कॉलम के लिए भी डेवलप कर सकते हैं, स्लैब के लिए वगैरह के लिए भी डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो एक्सेल शीट्स में जो है ये हमने जो शेप्स वगैरह बनाई हुई है, ये जिस तरह आप BBS में देखें तो ये शेप्स हम किस तरह से बना सकते हैं इन डिटेल तो मुझे भी आइडिया नहीं है इन चीज़ों का, लेकिन बहरहाल मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए 2-3 सिंपल शेप्स बना देता हूँ ताकि हम किस तरह से बना सकते हैं। अब इस सीन में इस तरह की शेप अगर मुझे चाहिए, इस तरह की शेप मैंने बनानी है, तो आप इंसर्ट में चले जाए, फिर इंसर्ट में आप चले जाए इलिस्ट्रेशन में, इलिस्ट्रेशन में आप चले जाए शेप्स में, शेप्स में आपके पास ये डिफरेंट ढेर सारे शेप्स है। अब मुझे एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, तो मैंने ये स्ट्रेट लाइन का ऑप्शन पिक कर दिया, तो अब मैं जिस पॉइंट के ऊपर क्लिक करूंगा तो वहाँ से मेरा स्ट्रेट लाइन शुरू होगा। लेकिन इस कमांड को यूज़ करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन बने, तो आपने शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है। तो जब आप शिफ्ट की को प्रेस रखेंगे और आप माउस के राइट को भी क्लिक करके प्रेस करेंगे, आप इसको एक्सटेंड करते जाए, जहां तक आप लेकर जाएंगे शिफ्ट की को प्रेस रखते हुए आगे पास उतने तक आप, तो मैं यहाँ तक लेकर आऊँ, मैंने बटन छोड़ दिए, ठीक है, तो मेरे पास ये बन गई है। अब ये देखें तो ऑटोमेटिकली ये जो फॉर्मेट टैब है इसमें चला गया है। अब इसके कलर्स वगैरह को मैं चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से मैं आ रहा हूँ, मैंने कलर भी चेंज कर दिया और इसकी मोटाई भी थोड़ी सी चेंज कर दी, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके फॉर्मेटिंग वगैरह फिर आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद दोबारा से मैंने स्ट्रेट लाइन कमांड को क्लिक किया। अब मैं स्ट्रेट लाइन कमांड को शिफ्ट प्रेस करें, यहाँ पे क्लिक करें और ऊपर जाए, एक मिनट, कंट्रोल जी, तो यहाँ पे राइट क्लिक को प्रेस रख के और ऊपर जाए, तो इस तरह मैं यहाँ तक आया ताकि मैं एक इसके लिए ये हुक भी ड्रा कर सकूँ, ठीक है ना। अगर आपके पास एक मैंने या हुक ड्रा कर दिया, अब डायरेक्टली आप जो है कंट्रोल C प्रेस करके, ये क्योंकि ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है तो कंट्रोल C प्रेस करें और फिर कंट्रोल V प्रेस कर दे इसी सेल में, तो आपके पास किसी दूसरी पोजीशन पे प्लेस हो जाएगा, बस वहां से लेके आप इसको यहाँ पे सिर्फ ड्रैग कर ले, ठीक है। अब कंट्रोल के साथ फिर से इसको भी सिलेक्ट कर ले, क्योंकि इसको कलर हमने ब्लैक दिया हुआ है तो इसको भी हम कलर ब्लैक दे देंगे, और ये वाला तो ये भी हमने ब्लैक कर दिया है, ठीक है ना। अब अगर आप इस कॉर्नर पे देखें तो ये कॉर्नर पे थोड़ा सा सूटेबल पोजीशन में नहीं है, तो इस तरह इसको थोड़ी सी सूटेबल पोजीशन पे जाए। तो इस तरह आप एक बार को जो है एक्सेल शीट में ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे एक स्ट्रिप बनानी हो तो स्ट्रिप में किस तरह से ड्रा कर सकता हूँ, आप इलस्ट्रेशन में, शेप्स में, टेबल, अब बार जो है तो मेरे पास पूरा का पूरा रेक्टेंगुलर नहीं होता ना, इसके कॉर्नर जो है इस तरह राउंडेड होते हैं, थोड़ा से सर्कुलर टाइप होते हैं, तो इस शेप में मैंने ये वाला पिक करना है। तो जब मैंने ये वाला पिक कर दिया तो इस तरह ड्रैग कर ले, आपके पास ये एक शेप बन जाएगी।
अब इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ा सा कर ले। ये मैंने इसकी कलर रिमूव कर दिया और इसकी जो शेप आउटलाइन है इसकी वेट में मैं चला गया कि मैं इसको थोड़ा सा थिक कर लूँ और इसकी जो कलर है ठीक है ना, ये मैंने ब्लैक कर दिया थोड़ा सा और इसकी जो वेट थिकनेस है एक मिनट, इसकी थिकनेस को भी मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको इस तरह से प्लाट कर सकते हैं। अब इसमें आपने हुक्स वगैरह भी बनाने तो आपको इस यहाँ पे हुक्स किस तरह से बना सकते हैं, तो इंसर्ट में वही इलस्ट्रेशन शेप डेडलाइन, आप शिफ्ट की को प्रेस रख के अब अगर यहाँ पे आप शो करना चाहते हैं, यहाँ पे शो करना चाहते हैं, जो पोजीशन आपको सुटेबल लगे, तो यहाँ पे आप शिफ्ट की को प्रेस करके क्लिक को भी प्रेस रख के और इस तरह एक लाइन ड्रैग करें, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एक दूसरा लाइन भी आपके पास आएगा उसको भी यहाँ पे प्रेस कर ले। ठीक है, अब इन दोनों को कंट्रोल बटन के साथ सेलेक्ट कर ले और इसकी फॉर्मेटिंग कर ले थोड़ी सी, क्या आपके पास इस तरह की मोटाई के होंगे, थोड़ा सा इसको उसकी वेट को बढ़ा दे। ठीक है ना, ये आपके पास बन गए हैं। ठीक है, अब ये जो है थोड़ा सा सुटेबल पोजीशन पे नजर नहीं आ रहा तो इसको इस तरह से प्लेस कर ले। तो दिस इज हाउ यू कैन प्लॉट जो है योर this is how you can draw the bending shape of a stirrup bar. Is it clear? यस सर। अच्छा जी, यस सर। तो ये था आज का हमारा लेक्चर कि हम व्हाट इज़ बार बेंडिंग स्केड्यूल, बार बेंडिंग स्केड्यूल हमें चाहिए क्यों, बार बेंडिंग स्केड्यूल हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होंगी, बार बेंडिंग स्केड्यूल होगा हम किस तरह से प्लॉट कर सकते हैं। दिस वाज द होल स्टोरी के ये हमारे पास। अब इसका हमारे पास फ़ायदा क्या होगा, अब फ़ायदा ये होगा ना कि अब अगर आपके पास BBS अब बीम भी मौजूद है, बीम्स भी मौजूद है, स्लैब्स भी मौजूद है, कॉलम्स भी मौजूद है, फुटिंग भी मौजूद है, तो पहले BBS अब फुटिंग की हम एक प्रिंट ले लेंगे और साइट के ऊपर जो इंजीनियर होगा, साइट इंजीनियर उसको दे देंगे कि भाई ये आपके पास बार बेंडिंग स्केड्यूल है फुटिंग का, तो उसके मुताबिक आप लेआउट को जब रीइंफोर्समेंट बार जो है ये वर्कर जो है जब प्लेस करेंगे तो इसके ऊपर आप एक चेक भी लगाए इस रीइंफोर्समेंट को मद्देनजर रखते हुए कि उन्होंने जो बार्स प्लेस किए हैं उसकी स्पेसिंग क्या ठीक है या नहीं ठीक, और जो बार्स लाए गए हैं जो प्लेस किए गए हैं उन बार्स की बिल्डिंग डिटेल जो है वो इसी बार बेंडिंग स्केड्यूल के मुताबिक है या नहीं। तो दिस गिव्स अस हेल्प्स अस इन क्वालिटी एश्योरेंस।